अरे वाह सेठ झाओ, आप तो बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। आज मेरे पास एकदम बढ़िया माल आया है, पक्का आपको बहुत पसंद आएगा। इस बुड्ढे की हंसी कितनी घिनौनी है। शहर में जो यह अफवाह है न कि बाहर से आए अनाज वाले सेठ सिर्फ छोटी नौकरानियों को ही अपना शिकार बनाते हैं, ये घटिया बात पक्का इसी ने फैलाई होगी। अगर मुझे पुलिस कचहरी का डर न होता तो कसम से इसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता। चलो उसे यहाँ लाओ, मैं भी तो देखूं। जिन यी का ट्रायल पीरियड तो खत्म हो गया। आज दोपहर तक जिन शियू और जिन वेन भी पक्का पास हो ही जाएंगी। मेरी रोज की कमाई अब 10 रुपए से बढ़कर सीधे 40 रुपए होने वाली है। बाहर से आया ये सेठ झाओ सच में एक नंबर का जानवर है, जो इतनी छोटी छोटी बच्चियों पर गंदी नजर रखता है जो मुश्किल से उसकी कमर तक आती है। पर जानवर हो या जो भी, अगर ये सौदा पक्का हो गया तो शायद मैं इससे और भी ज्यादा पैसे ऐठ पाऊंगा। माँ प्लीज दाया को अपने से दूर मत भेजो ना। दाया आपसे आपकी सारी बातें मानेगी। मैं बाहर जाकर काम करूंगी और बापू के लिए दवाई खरीद कर लाऊंगी। माँ सेठ झाओ, आपको ये लड़की कैसी लगी? हाँ ठीक ठाक है। अगर यह मेरे साथ चलने को तैयार है तो मैं इसे खरीद लूंगा। हे। अरे सेठ जी, इतनी भी क्या जल्दी है? देखिए तो लड़की कितनी कोमल और प्यारी है। क्या आप इसके थोड़े और पैसे नहीं बढ़ाएंगे? प्यारी सूखकर कांटा हो गई है और तुम इसे प्यारी बता रहे हो? रहने दो, कोई और ढंग की लड़की मिले तब मुझे बताना। ये माँ बेटी कितनी बुरी तरह रो रही हैं। इन्हें इस तरह अलग करते हुए मेरा दिल कचोट रहा है। और वैसे भी अब मेरे पास पैसे हैं, क्यों न कहीं और जाकर देखो। सेठ जी, मैं इसे बेचूंगी। ठीक है, मैंने इसे खरीदा। मुझे कुछ काम है इसलिए मैं निकल रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने घर का पता बता देता हूँ। अगर तुम अपनी बेटी से मिलने आना चाहो तो बेझिझक आ सकती हो। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। सेठ जी, ये बुढ़िया सारे नियम कानून जानती है। बस मेरी इतनी सी गुजारिश है कि मेरी बच्ची के साथ अच्छे से पेश आइएगा। आप बहुत भले इंसान हैं। अगले जन्म में मैं जानवर बनकर भी आपकी सेवा करूंगी और आपका यह एहसान चुकाऊंगी। तुम बेफिक्र रहो। तुम्हारा नाम ली दाया है ना? ये नाम कुछ खास नहीं है। आज से तुम्हारा नाम झाओ जिन युआन होगा। चलो अब मेरे साथ घर चलो। जिन यी, दरवाजा खोलो। मैं आ गया। मालिक, आप आ गए। पर ये आपके कपड़ों पर इतनी मिट्टी कैसे लगी है? मैंने तुम लोगों को ये सब करने से मना किया था ना। हम वैसे भी यहाँ ज्यादा दिन तक रुकने वाले नहीं हैं। हम खाली बैठे बोर ही हो रहे थे तो सोचा क्यों न थोड़ी खेत क्यारी ही संभाल लें। मालिक, ये कौन है? आज से इसका नाम झाओ जिन युआन है। ये तुम्हारी छोटी बहन जैसी है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। जिन यी, तुम जाकर इसके लिए कुछ खाने को बनाओ। जिन शियू, जिन वेन, तुम दोनों अब ये जमीन खोदना बंद करो। जाओ थोड़ा पानी गर्म करो ताकि जिन युआन नहा सके। जी मालिक। हाँ, एक और बात, तुम में से सुई धागे का काम किसे आता है? कपड़े कौन सिल सकता है? मालिक, हम सबको आता है। मुझे भी आता है। ठीक है, समझ गया। जाओ अब अपना अपना काम करो। मैं एक बार और बाहर जाता हूँ। हाँ। मैं उसके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ठीक है दीदी, आप अपना काम कीजिए, हम छोटी बहन का अच्छे से ख्याल रखेंगे। क्या देख रही हो? जल्दी खाओ ना। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? दीदी, आप लोग खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। नहीं, भूख तो है, लेकिन एक छोटी कटोरी साग वाले दलिये से ही मेरा पेट भर जाएगा। मुझे चावल का दलिया नहीं चाहिए। जल्दी खाओ, हमें अभी और भी काम करने हैं। हम पहले काम निपटा लेते हैं। मैं भी आप लोगों के साथ काम करने चलूंगी। काम करना तो ठीक है, लेकिन पहले दलिया खा लो फिर जाना। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। पिछली बार मैंने चावल का दलिया शायद पिछले साल खाया था ना। क्या यहाँ सच में हर दिन चावल का दलिया खाने को मिलेगा? तो फिर मैं जी जान लगाकर काम करूंगी।
सुबह होने से पहले उठ जाया करोगी और रात होने तक नहीं सोऊंगी। देखो, साफ सुथरा रहना कितना अच्छा होता है, खुद को भी अच्छा लगता है और देखने वालों को भी। सब लोग इधर आओ, आज मेरे पास एक अच्छी खबर है। मैं तुम सबके लिए तोहफे लाया हूँ। ये 380 सिक्कों का सूती कपड़ा है। जिनेई, जरा देखना, क्या इससे तुम सबके लिए एक एक नए कपड़े बन जाएंगे? मालिक, अब और मत खरीदिए, इतना ही काफी है, बहुत है। अरे बस थोड़ा सा कपड़ा ही तो है, इतना रोने की क्या जरूरत है? तुम लोग रो मत। जिनेई, सच सच बताओ, क्या ये कपड़ा वाकई में काफी है? शायद लगभग 4 जोड़ी कपड़े तो बन ही जाएंगे। लगभग का मतलब है कि कम पड़ सकता है। ठीक है, मैं कल 100 सिक्कों का कपड़ा और ले आऊंगा। एकदम तंग कपड़े मत बनाना, नए कपड़े फिट न आए तो कितनी अजीब बात होगी। या फिर तुम चारों एक एक आस्तीन कम बना लेना और एक हाथ खुला रखकर साधुओं की तरह घूमना। हाँ, अगर ऐसा हुआ भी तो हम साधु नहीं, साध्वियां कहलाएंगी। अच्छा, तो तुम्हारे ऐसे इरादे हैं? ठीक है, फिर तो मैं तुम सबके सिर मूंदकर तुम्हें गंजा कर दूंगा। अब ये मत कहना कि खाली बैठे हैं और कोई काम नहीं है। उस जमीन पर काम करना अब बंद कर दो, हम लोग बहुत जल्द यहाँ से जाने वाले हैं। अब जिनेई और बाकी लोगों की परख का समय पूरा हो गया है। कुछ दिनों में जब जिन्युआन की भी परख खत्म हो जाएगी तो हर दिन 50 रुपये की मदद मिलने लगेगी। फिर जमीन खरीदेंगे, घर बनाएंगे और लोगों को काम पर रखकर खेती शुरू करेंगे। अब हम अपनी योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। सिस्टम, मेरे लिए आसपास कोई अच्छी और शुभ जगह ढूंढो। 100 मील के अंदर गांव बसाने के लिए सही जगह ढूंढने में 100 रुपये लगेंगे। क्या आप पक्का करना चाहते हैं? रहने दो, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ दिन और इंतजार करते हैं। जिनेई, क्या घर में चावल खत्म हो गए हैं? खाने का ये स्तर अचानक कैसे गिर गया? सब्जियों में मीट का एक टुकड़ा भी नहीं है। मालिक, आज आप जिन्युआन को घर ले आए और इतने सारे कपड़े भी खरीद लिए, इसलिए मैंने। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, घर में अभी अंडे रखे हुए हैं, मैं आपके लिए 2 अंडे भून लाती हूँ। 2 क्यों, थोड़े ज्यादा भून लेना, सब लोग मिलकर खाएंगे। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे पास पैसे हैं। तुम चिंता मत किया करो मेरी छोटी सी मालकिन, बस फालतू में परेशान होती रहती हो। अब बातें बंद करो और चुपचाप खाना खाओ। अगर ये कोई सपना है न, तो मैं दुआ करती हूँ कि मेरी आंख कभी न खुले। भैया, मुझे याद आ गया, ये सब कोई सपना नहीं है। जिनेई दीदी, मुझे उठकर क्या काम करना है? हमारे पास करने को कुछ खास काम नहीं है। मालिक देर से उठते हैं, इसलिए खाना भी थोड़ा देर से ही बनता है। मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, इसलिए नींद नहीं आ रही थी। तुम थोड़ी देर और सो जाओ, बाद में जिनशियो और जिंगवेन के साथ ही उठ जाना। अब नींद नहीं आ रही है, लगता है हम दोनों की किस्मत जिनशियो और जिंगवेन जितनी अच्छी नहीं है। वो दोनों ना, मैंने सुना है उन्हें जल्दी उठने की जरूरत नहीं पड़ती और वो तुरंत गहरी नींद में सो भी जाती हैं। दीदी, मैं क्या काम कर सकती हूँ? मैंने अभी सब जगह देखा, बस पानी के मटके में पानी थोड़ा कम लग रहा है। खैर, अब तुम उठ ही गई हो तो मेरे साथ चलो, हम पानी भर कर लाते हैं। हाँ, सबसे छोटी वाली बाल्टी ले लेना, बस यही थोड़ा सा काम है। ये खत्म करने के बाद फिर तो हमें बस आराम ही करना है। ही। क्या तुम्हें भूख लगी है? अगर भूख लगी है तो मैं अभी खाना बना देती हूँ। पर मालिक तो अभी तक नहीं उठे हैं ना? कोई बात नहीं, मालिक बहुत अच्छे इंसान हैं, वो इन बातों का बुरा नहीं मानते। मुझे लगता है कि अगर हम अच्छे से खाएं पिएं और अच्छे कपड़े पहने तो उन्हें ज्यादा खुशी होगी। मालिक ने हमें कभी नौकर नहीं समझा, वो सच में हमें अपनी छोटी बहनों की तरह मानते हैं। लेकिन मालिक कितने भी अच्छे क्यों न हो, हमें अपनी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए। हमें अपने काम में कभी कोई लापरवाही नहीं करनी है। मैं समझ गई दीदी। पगार का दिन आ गया, तनख्वाह मिल रही है, सब लोग जल्दी इधर आओ। मालिक, ये पगार क्या होती है? अरे, मेरा मतलब है महीने के पैसे। मालिक, ये महीने के पैसे क्या होते हैं? हाँ, क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि बड़े और अमीर घरों में
काम करने वाली लड़कियों को हर महीने पैसे मिलते हैं? गुलामी का कागज लिखने के बाद भी पैसे मिलते हैं? बिल्कुल, बड़े घरों में ऐसा ही होता है। वैसे भी तुम लोग कोई नौकरानी थोड़ी हो, तो इसे अपना जेब खर्च समझ लो। बात तो एक ही है। अभी के लिए तुम सबको हर महीने 100 सिक्के मिलेंगे, बाद में इसे और बढ़ा दूंगा। ऐसे बुद्ध बनकर क्या देख रही हो? ये लो, तुम सबका हिस्सा। आओ और ले लो। मैं पैसे दे रहा हूँ और तुम लोग ले भी नहीं रही हो। क्या तुम सब पागल हो गई हो? मालिक, आप हमें ये पैसे हमें घर से निकालने के लिए तो नहीं दे रहे ना? अरे क्या अनाप शनाप सोच रही हो? तुम सब मुझे बेची जा चुकी हो। अब तुम्हें जिंदगी भर मेरे साथ ही रहना है। भविष्य में अगर तुम मर भी जाओ तो भी तुम्हें मुझसे बहुत दूर दफन होने की इजाजत नहीं है। हाँ 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 मालिक, क्या ये पैसे सच में हमारे हैं? अब ये हमारे पैसे हो गए, हम जो चाहे खरीद सकते हैं। हाँ भाई, ये तुम्हारे अपने पैसे हैं, जैसे मर्जी आए वैसे खर्च करो। तुम इन्हें कुएं में भी फेंक दोगी ना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूँ जो इन्हें कुएं में फेंक दूंगी। हाँ हाँ हाँ, तुम सबसे ज्यादा चालाक हो। खैर, पैसे बढ़ गए। अब मैं दोपहर की नींद लेने जा रहा हूँ। तुम लोगों को जो करना है करो। मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, पता नहीं अब वो कैसे होंगे। मैं सोच रही हूँ कि ये पैसे घर ले जाकर उनके इलाज में लगा दूं। अगर मालिक को पता चला तो क्या वो नाराज होंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। मालिक ने कहा है, इस पैसे का हम जो चाहे कर सकते हैं। हमारी मर्जी है, तुम चिंता मत करो। तो फिर मैं एक बार घर जाना चाहती हूँ, अपनी माँ को पैसे देने। हाँ, मुझे भी घर जाकर देखना है। जिसे घर जाना है वो जा सकती है, लेकिन ज्यादा देर रुकना नहीं है। जल्दी वापस आना है, और ऐसा बिल्कुल नहीं कि गए तो लौटे ही नहीं, वरना मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। दीदी, कोई बेवकूफ ही होगा जो यहाँ से भागेगा। घर जाकर ना अच्छा खाना मिलेगा ना अच्छी नींद, ऊपर से दिन रात खटना पड़ेगा। मैं पागल थोड़ी हूँ जो भागूंगी। हे जिंगीवान, तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, पता नहीं कितना पैसा लगेगा। तुम मेरा ये हिस्सा भी रख लो। नहीं दीदी, मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे चुका नहीं पाऊंगी। मालिक ने कहा है कि इसे महीने की पगार कहते हैं। अब से ये हर महीने मिलेगी। तुम मुझे अगले महीने लौटा देना। लेकिन दीदी, क्या तुम घर नहीं जाओगी? रुको, घर जाकर पैसे देना ठीक है, लेकिन भूलकर भी मत बताना कि ये पैसे हर महीने मिलेंगे। बस यही कहना कि घर में कोई खुशी का मौका था तो मालिक ने इनाम दिया है। बेचारी बच्ची। जिनई, जब मैंने तुम्हारा नाम जिनई रखा था ना, तभी तय कर लिया था कि तुम्हें अपनी सगी बहन की तरह मानूंगी। तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा एक भाई भी है। तुम्हारा भाई तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हें प्यार करेगा, तुम्हारे लिए दहेज जोड़ेगा और तुम्हारी बहुत धूमधाम से शादी करवाएगा, ताकि ससुराल वाले तुम्हें नीचा ना दिखा सके। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं हर मुश्किल से तुम्हें बचाऊंगी। किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगी, चाहे वो तुम्हारे सगे पिताजी ही क्यों ना हो। दीदी तो दीदी ही है। हाँ हाँ, अपने छोटे भाइयों को देखकर सच में बहुत खुशी हो रही है। दीदी, लेकिन ये साफ कपड़े गंदे हो गए। वापस जाने पर शायद जिनई दीदी मुझे डांटेंगी। तू छुपकर वापस आने की हिम्मत कैसे कर सकती है? चल जल्दी, मैं तुझे वापस छोड़कर आती हूँ। अगर उन्होंने पुलिस को बता दिया तो हमारा परिवार तो बर्बाद हो जाएगा। माँ, मैं भागकर नहीं आई हूँ, मैंने छुट्टी मांगी थी तब आई हूँ। छुट्टी? तू कल ही तो गई थी और एक ही दिन में उन्होंने तुझे छुट्टी दे दी। तू अपनी माँ को बेवकूफ समझती है क्या? माँ, आप मानो या ना मानो, मैंने सच में छुट्टी ली है और मुझे यहाँ काम भी था। मैं पिताजी से मिलकर बस जल्दी वापस चली जाऊंगी। क्या तू सच कह रही है? क्या दाया आ गई है? क्या मेरी दाया वापस आ गई है? दाया, मुझे माफ कर दे बेटी। पिताजी, आप ऐसा मत कहिए, मैं वहाँ बहुत अच्छी तरह से हूँ। रात को सोने के लिए कंबल मिलता है और खाना भी यहाँ से बहुत अच्छा मिलता है। कल मालिक के घर कोई खुशी का मौका था तो आज उन्होंने हमें इनाम में पैसे दिए हैं। मैं वही पैसे लेकर आई हूँ। अब आप बस अच्छे से अपना इलाज करवाइएगा। खुशी का मौका? दरिंदा है वो, जानवर कहीं का। बेटी, जरा इधर मेरे पास आ। माँ, आप ये क्या कह रही हैं?
कपड़े उतार। तुमने मालिक की जिस खुशखबरी के बारे में बताया वो क्या है? मुझे नहीं पता। मालिक ने बस इतना कहा कि कोई खुशखबरी है, लेकिन असल में क्या है ये हमें नहीं बताया। बेटी, तुम अभी पैसों की बात कर रही थी ना, जल्दी बताओ क्या बात है। ये 200 सिक्के हैं, इन्हें लेकर पिताजी के लिए दवाई ले आइए। 100 सिक्के मेरे हैं और बाकी 100 सिक्के एक दीदी के हैं। उनका शायद कोई परिवार नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने पैसे मुझे उधार दे दिए। आगे जब मुझे इनाम में और पैसे मिलेंगे तो मैं उन्हें लौटा दूंगी। कितने अच्छे लोग हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी इस छोटी सी बच्ची की किस्मत इतनी अच्छी होगी। तुम एक बहुत अच्छे घर में गई हो, मैं और तुम्हारे पिताजी बाद में उन दयालु मालिक झाओ की लंबी उम्र की मन्नत मांगेंगे। माँ, मुझे घर आए काफी देर हो गई है, अब मुझे वापस जाना चाहिए। अगली बार जब मुझे कोई इनाम या कुछ मिलेगा ना, तो मैं फिर से लेकर आऊंगी। वापस जाकर अच्छे से काम करना, मालिक झाओ की जी जान से सेवा करना और उनके इस बड़े एहसान का कर्ज चुकाना। मालिक ने कहा है कि हर महीने 100 सिक्कों का इनाम मिलेगा। 1 साल में तो ये 1 तोला चांदी से भी ज्यादा हो जाएगा। इससे हमारे घर का साल भर का आधा खर्च निकल जाएगा। मैं सिर्फ 8 साल की हूँ और अभी से अपने परिवार को पाल सकती हूँ। बस ये कपड़े गंदे हो गए हैं। अगली बार आऊंगी तो अपने छोटे भाइयों को साफ सुथरा रहना सिखाऊंगी, क्योंकि मालिक को साफ सफाई बहुत पसंद है। आजकल मैं रोज बहुत अच्छा खाती हूँ और अच्छे से रहती हूँ। ज्यादा काम भी नहीं होता और ऊपर से हर महीने पैसे भी मिलते हैं। किसी जमींदार की बेटी की जिंदगी भी शायद इतनी अच्छी नहीं होगी। बाईं तरफ हरा ड्रैगन, दाईं तरफ सफेद बाग। सामने का हिस्सा एकदम खुला और चौड़ा है। ये पक्का पूरे गांव और खानदान को आबाद करने वाली एक बहुत ही शुभ और भाग्यशाली जगह है। सिस्टम में खर्च किए गए वो 100 रुपये एकदम वसूल हो गए। बॉस वांग, आपने बहुत मेहनत की है। मालिक झाओ, आप बेफिक्र रहिए, मैंने अपनी आधी जिंदगी इसी काम में निकाल दी है। सब कुछ बिल्कुल आपकी पसंद और मांग के हिसाब से ही बनेगा और आपकी उम्मीद से कहीं बेहतर होगा, जरा भी कमतर नहीं होगा। बॉस वांग की इज्जत और नाम हर किसी की जबान पर है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। झील के उत्तर की तरफ की ये आधी जमीन मेरा निजी घर होगी और दक्षिण की तरफ हम आगे चलकर एक बाजार बनाएंगे। अभी के लिए गुजारा करने के लिए 1 एकड़ जमीन पर 3 आंगन वाला मिट्टी की दीवारों का घर बना लेते हैं। सामने वाले आंगन में नौकर रहेंगे, बीच वाले हिस्से में कामकाज होगा और पीछे वाले हिस्से में हम लोग रहेंगे। अरे ओ, सब लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मालिक, क्या आपसे यही हमारा अपना घर होगा? हाँ, अभी तो ये जगह बहुत ही साधारण सी है। हाँ हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। मुझे ये वाला कमरा चाहिए। हाँ हाँ हाँ। डिंग। हजारों मील के सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से ही होती है। एक पक्का ठिकाना बनाने के लिए बधाई। आपको टीम लेवल के लकी ड्रॉ का एक मौका इनाम में मिलता है। हे, मुझे एक और लकी ड्रॉ मिल गया। बस इस टूटे फूटे से आंगन के लिए मेरे 20 दिनों के भत्ते के पैसे खर्च हो गए। आगे चलकर बंजर जमीन को खेती के लायक बनाने के लिए मजदूर भी तो रखने पड़ेंगे। पैसों की बहुत तंगी है यार। सिस्टम, मेरा लकी ड्रॉ शुरू करो। मेरा लक्ष्य है कि कोई ऐसी चीज मिले जिसका तरीका आसान हो और जिसे चलाना भी सरल हो और जिससे पैसे भी कमाए जा सके। ड्रॉ हो रहा है। आपको एक ऑल इन वन डिस्टिलर मशीन मिली है। कृपया इसे रखने की जगह चुने। डिस्टिलर? मुझे तो लगा था कि समंदर के पानी से नमक बनाने की कोई मोटी कमाई वाली तकनीक मिलेगी। उफ, खैर अभी थोड़ा इंतजार करते हैं, बाद में सोचकर बताऊंगा कि इसे कहाँ रखना है। मालिक, हमने आपस में बात कर ली है। मैं और जिनयुआन एक कमरे में रहेंगे और जिनशु और जिनवेन एक कमरे में। ठीक है, कमरे तो बहुत सारे हैं। अगर तुम दो लोग एक कमरे में रहना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। मैं अभी जाकर बॉस वांग को बोल देता हूँ कि वो सबसे पहले इन्हीं कमरों में दरवाजे और खिड़कियाँ लगा दे। मालिक, क्या अब से यही हमारा घर है? हाँ, अब से यही हमारा घर है। अपने झाओ परिवार का घर। हाँ हाँ हाँ, झाओ साहब, इन बिस्तरों को कहाँ लगाना है? जिनेई, तुम जाकर इंतजाम करो। आगे वाले और बीच वाले आंगन में 5-5 कमरे देख लो। पहले इन 10 बिस्तरों को लगवा दो। जी मालिक। जिनेई जी, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। इन सामानों को कहाँ रखना है? मुझे मालिक को बिल्कुल निराश नहीं करना है।
तुम सब मेरे साथ आगे वाले आंगन में चलो। बिस्तर के तख्तों को नीचे उतारो। अरे बाप रे, अंधेरा होने वाला है और मैंने अभी तक खाना ही नहीं बनाया। मालिक अभी भी भूखे होंगे। स्वाद तो बहुत बढ़िया है। तुम लोग अभी मत जाना, हम लोग एक बैठक करेंगे, हमारी पहली पारिवारिक बैठक। मालिक, ये पारिवारिक बैठक क्या होती है? जिन्हें ये लो तुम्हारी किताब और कलम। अब से जहाँ भी जाना इसे अपने साथ रखना। मालिक, क्या इस पर मेरा नाम लिखा है? मालिक हमारे लिए कितने अच्छे हैं। मेरी तो पूरी जिंदगी ही आपका ध्यान रखने और आपके एहसान चुकाने के लिए है। आगे चलकर मैं बहुत सारे काम शुरू करूंगा। एक इंसान के लिए ये सब संभालना मुमकिन नहीं होगा, इसलिए तुम सबको मेरी मदद करनी होगी। मालिक, आप बेफिक्र रहिए, जिन्हें ही पूरी लगन से काम करेगी और आपका और इस घर का अच्छे से ख्याल रखेगी। मैं घर के काम काज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कारोबार की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे शहर के बड़े बड़े सेठ और व्यापारी करते हैं। व्यापारी? मालिक, क्या हम भी व्यापारी बन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बन सकते हो, लेकिन व्यापारी तो हमेशा आदमी ही होते हैं ना। अपनी सोच को बड़ा करो। किसने कहा कि औरतें आदमियों से कम होती हैं? सब लोग तो यही कहते हैं। खैर, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। अब पहला काम शुरू करते हैं। जी नहीं, घर में अभी कितने पैसे बचे हैं? मालिक, इन कुछ दिनों में हमने बहुत सारा सामान खरीदा है। घर में अब बस 4 तोले चांदी और 320 सिक्के बचे हैं। हो, पैसे तो बहुत कम हैं। मुझे जल्द से जल्द पैसे कमाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। मैं तुम सबको एक राज की बात बताता हूँ। मेरे पास अभी जो जरिया है उससे हम रोजाना 500 सिक्के कमा सकते हैं। 2 दिन में 1 तोला चांदी बन जाएगी, मतलब साल भर में बस 100 तोले से कुछ ज्यादा। ये बहुत कम है। 100 तोले से ज्यादा और ये कम है। पूरे छिंगन्यू शहर में ऐसे गिने चुने ही घर होंगे जो साल भर में 100 तोले कमा पाते हो। इसीलिए मैं अपने गांव से एक बहुत ही कमाल की चीज लेकर आया हूँ। अब से हमारा एक और मुख्य काम होगा, शराब बेचना। एकदम बढ़िया वाली शराब। सामान कुछ ही दिनों में पहुँच जाएगा। अब अगली बात, आगे चलकर इस हवेली को कैसे सजाना है, इसके लिए हमें एक योजना बनानी होगी और धीरे धीरे सारा सामान खरीदना होगा। तीसरी बात, मैं अब से हर रोज थोड़ा समय निकालकर 4 घंटे तुम लोगों को पढ़ना लिखना और हिसाब किताब सिखाऊंगा। आगे चलकर तुम सबको ये कारोबार संभालना है। अगर तुम्हें ये सब नहीं आएगा तो काम कैसे चलेगा? मालिक, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आप सच में हमें पढ़ना लिखना सिखाएंगे? अरे हाँ, बस थोड़ा बहुत हिसाब किताब और पढ़ना सिखाऊंगा जिससे तुम्हारा काम चल जाए। तुम्हें कौन सी कोई बड़ी परीक्षा पास करके अफसर बनना है। ठीक है, अब एक आखिरी बात बची है। मैं कुछ मजदूरों को काम पर रखने की सोच रहा हूँ। वो आसपास की बंजर जमीन को खेती लायक बनाएंगे और घर के काम भी करेंगे। अगर हम शुरुआत में करीब 20 लोगों को काम पर रखें तो एक दिन की कितनी मजदूरी देनी पड़ेगी? आदमी, औरत, बूढ़े या बच्चे, कोई भी चल सकता है। एक आम किसान के परिवार में 5-6 लोग होते हैं। वो 2-3 बीघा जमीन जोतते हैं। लगान चुकाने के बाद बस खाने लायक ही बचता है। साल भर में मुश्किल से 1-2 चांदी के सिक्के ही बच पाते होंगे। अगर मालिक बंजर जमीन को खेती लायक बनाए और लगान थोड़ा कम कर दे तो पक्का बहुत से लोग यहाँ काम करने आ जाएंगे। मेरा लगान लेने का कोई इरादा नहीं है और न ही मैं जमीन बांटने वाला हूँ। मैं बस काम की मजदूरी दूंगा। मालिक, क्या सच में आदमी, औरत, बूढ़े, बच्चे सब काम कर सकते हैं? तो क्या मैं अपने माँ बाप को यहाँ बुला सकती हूँ? जिनजियो, तुम मालिक से ऐसी बेतों की मांग कैसे कर सकती हो? मुझे माफ कर दीजिए मालिक। अरे डरो मत, जिन्हें बैठ जाओ। अपनी छोटी बहन पर ऐसे मत चिल्लाओ। वैसे भी मुझे काम के लिए लोगों की जरूरत है, किसी को तो रखना ही है। जिनजियो, अगर तुम्हारे घर वाले यहाँ आना चाहते हैं तो उन्हें खुशी खुशी बुला लो। बाकियों के घर वाले भी आ सकते हैं। मालिक, आपकी इस महान कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उठो, सब लोग उठ जाओ। अगर तुम लोग ऐसे ही बैठे रहे तो मैं तुम्हारे घर वालों को यहाँ आने नहीं दूंगा। अब से तुम सब जाओ, परिवार का हिस्सा हो और यही तुम्हारा असली घर है और मालिक ही तुम्हारे असली अपने हैं। याद रहे, अगर मुझे पता चला कि किसी ने भी हवेली के नियम तोड़े या तुम्हारे घर वालों ने कोई भी तमाशा खड़ा किया तो मैं उसे और उसके पूरे परिवार को धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी।
सबने कान खोलकर सुन लिया ना? जी बड़ी बहन, हमने सुन लिया। याद रखा तो अच्छा है। चलो अब आगे के आंगन में जाकर अपने घर वालों से मिल लो। इन बड़े रईसों की मुख्य दासी का रुतबा ही अलग होता है। काश हमारी बेटियां भी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंच जाए तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। आप सब जिनजियो, जिनविन और जिन्युआन के घर वाले हैं ना? ज्यादा झिझकने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन हवेली के नियमों का पालन करना होगा। हमारे मालिक बहुत दयालु इंसान है। जब तक आप लोग कायदे में रहेंगे वो आप लोगों का पूरा ख्याल रखेंगे। नियमों का पालन, हम पक्का नियमों का पालन करेंगे। वैसे हवेली में ज्यादा नियम नहीं है, बस सबसे जरूरी बात ये है कि बिना हुक्म के पीछे के आंगन में कदम रखने की भी भूल मत करना। अगर किसी ने भी ये नियम तोड़ा तो मेरे गुस्से से कोई नहीं बच पाएगा। मैंने अभी छुप कर देखा, तुमने सबको अच्छी तरह समझा दिया, मुझसे भी बेहतर। जी नहीं, अब से हमारी इस हवेली की पूरी जिम्मेदारी तुम पर ही है। मालिक आप भी ना, मेरा मजाक मत उड़ाइए। शियाओनी, हम लोग कहाँ ठहरेंगे? माँ, अब से मुझे शियाओनी मत पुकारना, मुझे जिनविन कहकर बुलाना। अरे पगली, ये कैसी बहकी बातें कर रही है? मैंने तो तुझे हमेशा। अरे बच्चे की बात सुनो। जिनविन कितना प्यारा नाम है। हवेली के लोगों के सामने हमारी बच्ची का मजाक मत बनने दो। हाँ, वांग शियाओनी को तो बेच दिया गया था। अब जो यहाँ सामने खड़ी है वो है झाओ, परिवार की मुख्य दासी झाओ जिनविन। तो फिर आपको ही जहमत उठानी पड़ेगी। जिनविन बिटिया, जरा हमारे ठहरने का इंतजाम करवा दीजिए। ठीक है, मेरे साथ आइए। डालू, दानियू, दामा, तुम भी पीछे पीछे आओ। दीदी, क्या हम सच में अब से यहीं रहेंगे? ये तो हमारी झोपड़ी से लाख गुना बेहतर है। हाँ डालू, अब से यहाँ मन लगाकर काम करना, मालिक तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। और जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो तुम्हारी एक बहुत अच्छी लड़की से शादी करवाएंगे। दीदी, मुझे बीवी नहीं चाहिए। क्या मालिक काम के बदले मुझे भी आपके जैसा कोई प्यारा सा नाम दे सकते हैं? सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे गधा बुलाते हैं। मुझे गधे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे वाह, नए घर में आज हमारा पहला दिन है। मालिक ने कहा है कि आज की पहली दावत आप सबके लिए है। संकोच मत कीजिए, पेट भर खाइए। खाना बहुत सारा है, बस बच्चों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, कहीं ज्यादा न खा ले। चलिए, एक दूसरे का मुंह मत ताकिए, खाना शुरू कीजिए। धीरे खाओ, क्या सदियों के भूखे हो? अपनी दीदी की इज्जत का तो थोड़ा ख्याल रखो। मालिक को पता है कि आप लोगों के घर की हालत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने आपकी कुछ पगार पहले ही दे दी है। हर परिवार के लिए 500 सिक्के। घर में जिस चीज की भी कमी हो उसे खरीद लीजिएगा। यह एडवांस का पैसा बाद में आपकी पगार से काट लिया जाएगा। हम इसे रोजगार के नियम के हिसाब से ही करेंगे। आप सभी चाचा और ताऊ लोगों की एक दिन की पगार अभी के लिए 10 सिक्के तय की गई है। घर की औरतों को 7 सिक्के मिलेंगे और जो थोड़े बड़े बच्चे हैं वो भी काम कर सकते हैं। पगार हर 10 दिन में मिला करेगी। अगर और कोई बात नहीं है तो कल से पक्का काम शुरू। जिन ये दीदी, मेरा एक सवाल है, मैं आराम नहीं करना चाहता। मैं तो आज दोपहर से ही काम शुरू कर सकता हूँ। चलिए, रोज का एक सिक्का ही सही, लेकिन आज के दिन तो आराम कर लीजिए। वैसे भी इस बच्चे ने इतना ठूस ठूस कर खा लिया है, क्या ये अब काम कर पाएगा? तो फिर यही तय रहा, कल से काम शुरू होगा। काश हमारी बेटी भी आगे चलकर जिन ही दीदी जैसी ही रौबदार बन जाए। आए, पगार बढ़ रही है। अब से हमें भी हर 10 दिन में पगार मिला करेगी। एक बार में 100 सिक्के। हम लोग तो हुनरमंद कारीगर है ना, तो जाहिर सी बात है हमें ताकतवर मजदूरों के बराबर ही पैसा मिलेगा। अब मुझे अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। आखिरकार अब मैं अपनी छोटी सी गुल्लक भर सकती हूँ। जिन ये दीदी, ये आपके पिछली बार के पैसे हैं। हम सबने मिलकर थोड़े थोड़े पैसे जमा किए हैं। चलिए थोड़ा और कपड़ा खरीद लेते हैं और पिछली बार के मुनाफे को भी मिला लें, तो सबके लिए एक एक नए कपड़े का इंतजाम हो जाएगा। पुराने कपड़े हम किसी और को दे देंगे। आज दोपहर को चाचा लोग शायद बाजार से कुछ सामान खरीदने जाएंगे। अगर आप लोग भी जाना चाहें तो कपड़ा लेकर आ सकते हैं। जिनही, अरे ओ जिनही, तुम तो बदल गई। जो लड़की पहले पाई पाई बचाती थी
वो अब पुराने कपड़े निकाल फेंकने की बात कर रही है। बस ऐसे ही तरक्की करती रहो। इस जमाने में आम शराब की कीमत 10 से 30 सिक्कों के बीच होती है, इसलिए आम लोग इसे बहुत कम पीते हैं। सिर्फ नए साल या किसी खास त्योहार पर ही लोग थोड़ी बहुत शराब खरीदते हैं। अगर किसी आम परिवार में कोई शराब का पियर कर निकल जाए ना, तो कुछ ही सालों में वो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। अरे जिन शिव की माँ, माल तैयार हुआ या नहीं? आ रही हूँ। इतनी जल्दी क्या मची है? अगर तुम्हें लगता है कि मैं बहुत धीरे काम कर रही हूँ तो खुद ही कर लो। माल तैयार हो गया क्या? हाँ जिन, ये दीदी, बस अभी हो जाएगा। बस इन मटकों को बंद करना है। वैसे क्या अभी लकड़ियों और कच्ची शराब की भरपाई हो पा रही है? कच्ची शराब की तो कोई दिक्कत नहीं है, सेठ फॉर्म की यहाँ से फिलहाल काम चल रहा है। हम लोग शराब ज्यादा बना रहे हैं ना, तो लकड़ियाँ वाकई कम पड़ने लगी है। हमारे परिवार रोज लकड़ियाँ काट रहे हैं। आसपास के सारे सूखे पेड़ लगभग खत्म होने वाले हैं। मैं समझ गई। लगता है अब हमें पैसे देकर लकड़ियाँ खरीदनी पड़ेंगी। कोयला भी चलेगा, लेकिन इसमें खर्चा थोड़ा ज्यादा होगा। कोई बात नहीं, मैं बाद में मालिक से इस बारे में बात करूंगी। इस माल को पहले कस्बे में पहुंचा दो, बाकी बाद में देखेंगे। छिंगनियू कस्बे में यहाँ शराब पीने वाले मुख्य रूप से वो अमीर परिवार और जमींदार हैं जो यहाँ बसे हुए हैं। जाओ बाइगुई ने मुफ्त में शराब चखाकर अपनी कड़क शेनशियन जुई शराब को छिंगनियू कस्बे में रातों रात मशहूर कर दिया। मुनाफे का 70% हिस्सा वो लेता है। अभी इसकी लागत करीब 50 सिक्के है। बेचने की कीमत 100 सिक्के प्रति किलो है, लेकिन उसे इससे कहीं ज्यादा की तलाश है। अरे जिनेई जी, आप आ गई। सेठ झांग, आप तो बहुत ही विनम्र है। हे यहाँ हिसाब में थोड़ी गड़बड़ है। मुनीम फोंग, जरा देखिए तो। जिनेई जी, आपकी नजर तो चील जैसी तेज है। सच कहूँ तो गिनती में मुझसे ही भूल हो गई थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है, सच में। सोचकर भी हंसी आती है कि मैं इस 13 साल की बच्ची की आंखों में धूल झोंकना चाहता था। सच में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना इसी को कहते हैं, इसके हिसाब करने का हुनर। मैं तो इसके आगे नतमस्तक हूँ। अब शेनशियन जुई की मांग इतनी है कि हम पूरी ही नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारा उत्पादन सीमित है, तो मजबूरी में आकर हमें इसकी कीमत बढ़ानी ही पड़ेगी। कितनी कीमत बढ़ानी है? बाहर बेचने की कीमत 200 सिक्के प्रति किलो कर देते हैं और दुकान के लिए खरीद की कीमत 100 सिक्के रहेगी। सीधे दोगुनी। रोज का 100 किलो और 1 किलो के 200 सिक्के। शराब, ये तो खुलेआम लूट है। पर अगर लागत निकाल भी दे, तब भी मुझे साल भर में 1000 तोले चांदी का मुनाफा होगा। ये पहले से 10 गुना ज्यादा है। शराब, जिनेई जी, शराब। चूंकि अब शेनशियन जुई की कीमत बढ़ गई है, शराब मुनाफा भी ज्यादा हो रहा है। शराब, तो क्या मेरे कारखाने से जो कच्ची शराब आ रही है? शराब। सेठ झांग, मैं भी आपसे कुछ कहना ही वाली थी। 2 दिन पहले एक साहब आए थे और कह रहे थे कि वो हमारे घर के पास ही एक नया कारखाना खोलना चाहते हैं और हमें बहुत ही कम दाम में कच्ची शराब देंगे। मेरी उनसे काफी बात भी हुई। जिनेई जी, अरे आप गलत समझ रही हैं। मैं कोई दाम नहीं बढ़ाना चाहता। मेरे कहने का मतलब था कि अब कच्ची शराब का उत्पादन तो बढ़ गया है, लेकिन इसके दाम इससे कम नहीं हो सकते। आखिर मुझे मजदूरों को भी तो पैसे देने होते हैं। ओह, तो इसका मतलब मैंने ही आपको गलत समझा सेठ झांग, माफ कीजिएगा। नहीं, गलती मेरी है, मेरी ही गलती है। मैंने ये बात साफ तरह से नहीं कही, जिससे आपको गलतफहमी हो गई। सेठ झांग, आप यहीं रुकिए, मुझे अभी कस्बे से कुछ और सामान भी खरीदना है। मालिक, उस सेठ झांग ने हमारी शराब से बहुत मोटा पैसा कमाया है, फिर भी उसकी नीयत नहीं भर रही। लगता है कुछ ही दिनों में हमें उसे बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। इन सब बातों का फैसला तुम खुद ही कर लिया करो। मेरा काम तो बस ताली बजाना और तुम्हारी तारीफ करना है। मालिक, अब हम रोजाना 100 किलो शराब बना रहे हैं। मधुशालाओं में भेजने पर हमें 10 तोले चांदी मिलती है। कच्ची शराब और लकड़ियों का खर्च निकाल दे तो हमारा रोज का मुनाफा 14 तोले चांदी से भी ज्यादा है।
तो क्या अब हमारा जो मन करेगा हम वो खा सकते हैं? पूरी मेज भर के बढ़िया बढ़िया गोश्त, मछलियाँ, भुना हुआ मुर्गा और बत्तख। ये सब बस ख्यालों में ही रखो। अपनी दौलत का कभी दिखावा नहीं करना चाहिए ताकि किसी की बुरी नजर न लगे। साल के 5000 तोले चांदी। इतनी कमाई तो सिर्फ उन बड़े घरानों की होती है जिनके पास हजारों एकड़ की जमीनें होती है। मालिक, उस सेठ झांक के हाथों में कच्ची शराब का काम छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है कि हमें ये काम खुद ही शुरू करना चाहिए। माना कि इसमें मुनाफा थोड़ा कम होगा, लेकिन कम से कम मुझे तसल्ली तो रहेगी। मैंने हिसाब लगाया है, अगर हम एक शराब की भट्टी खोलें जिसमें रोजाना 500 लीटर कच्ची शराब बने, तो शायद 10-12 लोगों की जरूरत पड़ेगी। क्या 10-12 लोग काफी होंगे? थोड़े और रख ले क्या, ताकि बेचारे ज्यादा न थके। और वैसे भी तुम्हारे इस मालिक के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। हम तो फिलहाल के लिए 20 लोग तय करते हैं, यानी 10 परिवार, 10 आदमी और 10 औरतें। इतना ठीक रहेगा जी नहीं? बस यही पक्का समझो। जल्दी से लोगों को काम पर रखो। उस लालची सेठ झांक को बताती हूँ कि मुझ जैसी आम लड़की से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। जी मालिक। सारा सामान और मजदूरों को भी एक साथ यहाँ ले आओ। जिनजियो, तुम जाकर ठेकेदार सेठ वांग से मिलो, हमें भट्टी की इमारत बनवानी है। जिनवेन और जिन्युआन, तुम दोनों जाकर अनाज के व्यापारियों से बात करो। इमारत की जमीन और नक्शा मैंने सब तैयार कर लिया है। बिल्कुल इसी के हिसाब से बनवाना। हमारे शहर की खूबसूरती खराब नहीं होनी चाहिए। बच्चियाँ अब बड़ी हो गई हैं। अब तो मुझ जैसे मालिक की कोई जरूरत ही नहीं रही। चलो सब लोग थोड़ा हाथ जल्दी चलाओ। देखते ही देखते महज 7-8 दिनों में ही नई भट्टी बनकर तैयार हो गई और सेठ झांक को खून के आंसू रोते हुए अपनी भट्टी बंद करनी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ सेठ झांक की शेनशन जुई शराब की मांग इतनी बढ़ गई कि पूरे शहर में उसे खरीदने और पैसे लगाने की होड़ मच गई। अरे भाई, धक्का मुक्की मत करो, आराम से आराम से। सेठ झांक के मजदूरों को मिलाकर हमारे पास 10 परिवार और आ गए हैं। पूरे 53 लोग हो गए हैं। बाप रे, इन्हें तो बहुत सारा भत्ता देना पड़ेगा ना। जी नहीं, मुझे लगता है कि हमारे लिए खेती बाड़ी ही सबसे जरूरी है, इसलिए तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी होगी। बंजर जमीन को जोतने के लिए कुछ और लोगों को ढूंढ लो। हमें और ज्यादा अनाज उगाना है। जी मालिक, मैं खेतों में काम करने के लिए और लोगों को ढूंढती हूँ। जी नहीं, अब हमारे पास पैसा है तो हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ भी बनती हैं। गरीबों की जिंदगी बहुत मुश्किल है, इसलिए सिर्फ आदमियों को ही काम पर मत रखना। बूढ़े, बच्चे, विधवा औरतें, यहाँ तक कि साधु, सन्यासी या अपाहिज लोग भी होना, जो भी हमारे पास काम मांगने आए, हमें उन्हें कम से कम 2 वक्त की रोटी तो देनी ही चाहिए। इसे ही समाज के प्रति जिम्मेदारी कहते हैं, समझी तुम? ठीक है मालिक। अरे, तुमने सुना क्या? कुछ महीने पहले जो कमीना यहाँ आया था, वो फिर से कोई नौटंकी कर रहा है। कमीना? अरे, हमारे चिंगन्यू शहर में गिने चुने ही तो कमीने हैं। ओह, तुम्हारा मतलब वो शेनशन जुई शराब बेचने वाला सेठ झाओ है? क्यों, अब उसने कौन सा नया तमाशा खड़ा कर दिया? सुना है इस बार तो वो बिल्कुल पागल ही हो गया है। 4 पैसे क्या कमा लिए, हवा में उड़ने लगा है। कहते हैं कि वो बंजर जमीन पर काम करने के लिए लोग ढूंढ रहा है, और पता है, दिन के पूरे 10 सिक्के दे रहा है। एक दिन के 10 सिक्के, तो फिर 3 महीने में तो एक चांदी का सिक्का बन जाएगा। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी यकीन नहीं है, पर कुछ बेवकूफ हैं जो उसकी बातों में आ गए हैं। हमें घाटी में एक असली और बड़ा बाजार बनाना है, और हाँ, 2 मंजिला इमारतें भी खड़ी करनी है। मालिक, सेठ वांग कह रहे थे कि 2 मंजिला इमारतें बनाना उनके गांव वाले मजदूरों के बस की बात नहीं है। उनका हुनर बस 1 मंजिल तक ही सीमित है। कोई बात नहीं जिने, तुम बस देखती जाओ। हमारा काम हाथ से न जाए, इसके लिए सेठ वांग बहुत जल्द ही शहर भागेंगे, और वहाँ से या शायद उससे भी दूर से बढ़िया कारीगर ढूंढ कर लाएंगे। क्या खाना तैयार है? अभी अभी मेरी पढ़ाई खत्म हुई है। मेरा दिमाग तो बिल्कुल सुन्न पड़ गया है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। जिनजियो बेटिया, बस आखिरी पकवान बन ही रहा है, अभी गर्मा गर्म परोसती हूँ।
जिनविन की माँ, मालिक कह रहे थे कि आपके हाथों में तो जादू है। अब से आपकी मजदूरी बढ़ाकर रोजाना के 10 सिक्के कर दी गई है। अरे सच में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सुना तुमने मालिक ने क्या कहा? बस मेहनत से काम करो, आगे चलकर सब कुछ और भी अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, हम आगे से और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। शश, जल्दी खा लो। अगर भैया और दीदी ने देख लिया ना तो ध्यान रखना, वो इसे छीन लेंगे। हम शुक्रिया जिनशियू दीदी, आज मजदूरी मिलने का दिन है ना? क्या मालिक अपनी बात पर कायम रहेंगे? पता नहीं यार, पहले जमींदारों के यहाँ काम करते थे तो साल भर की मजदूरी साल के आखिर में ही मिलती थी, लेकिन यहाँ तो कहा गया है कि हर 10 दिन में मजदूरी मिलेगी। मेरे दिल की तो धक धक हो रही है। घबराते क्यों हो? जाओ, मालिक इतने रईस है, क्या वो हमारी इतनी सी मजदूरी मार लेंगे? अरे थोड़ा और इंतजार कर लो। लो आ गए। जिन्हें दीदी आ गई है। आप लोग घबराइए मत, मैं यहाँ कोई कर्ज वसूलने नहीं आई हूँ। मैं तो आप सबको आपके पैसे देने आई हूँ। आज हम मजदूरी इसी बड़े कारखाने में बांटेंगे और आगे से दफ्तर में दिया करेंगे। मालिक ने कहा है जो जितनी मेहनत करेगा उसे उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। किसी का एक पैसा भी नहीं रोका जाएगा। सब लाइन में लग जाओ, एक एक करके आना। हाउ इर्नियो का परिवार, तुम्हारी 10 दिन की मजदूरी हुई 133 सिक्के। देख लो हिसाब सही है ना? अगर सही है तो आगे आकर अपने पैसे ले लो। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। अगर थोड़ा बचाकर खर्च करें और साथ में जंगली साग सब्जियां मिलाकर खाएं, तो इन पैसों से घर का खर्च पूरे 1 महीने तक आराम से चल जाएगा। अगला नंबर है लियो गवा का। तुम्हारे हुए 141 सिक्के। हिसाब ठीक है ना? जिनशियू, अब से इस शराब कारखाने को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे उस निर्माण वाली जगह पर नजर रखनी होगी। आप बेफिक्र रहिए बड़ी दीदी, मैं सब अच्छे से संभाल लूंगी। आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहाँ काम तो पहले से ही तय है, आपको बस कुछ दिनों में आकर देखना भर होगा। और हाँ, हर 10 दिन में आकर बस मजदूरी बांट देना। सबसे ज्यादा दिक्कत अनाज और लकड़ियों की सप्लाई में ही आती है, तो उस पर खास ध्यान रखना। जी बड़ी दीदी, मैं पक्का सब कुछ बहुत अच्छे से संभालूंगी। अब जब हम खुद की शराब बना ही रहे हैं तो लोगों को इतनी दूर शहर जाकर महंगी शराब खरीदने की क्या जरूरत? जिनशियू, तुम कल कारखाने से कुछ लोगों को चुनना और दरवाजे पर शराब बेचने का एक बोर्ड लगा देना। हम भी शहर वाले दाम पर ही शराब बेचेंगे। बड़ी दीदी, मुझे याद रहेगा। मैं घर जाकर इस पर अच्छे से सोच विचार करूंगी। भाइयों, जरा एक बात तो बताना, क्या आगे ही झाओ मालिक का घर है? हाँ वही है, पर तुम लोगों को वहाँ क्या काम है? मैंने सुना है कि झाओ मालिक बहुत दयालु है। कहते हैं यहाँ कोई भी आ जाए उसे कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाती है। बस इसीलिए हम यहाँ आ गए। सुना तो हमने भी ऐसा ही है। शायद झाओ मालिक को बंजर जमीन साफ करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत है। उसके बाद लोग यहीं रहकर खेती भी कर सकते हैं। वैसे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम सब पास के ही गांव से हैं। झाओ मालिक को लकड़ियों की जरूरत पड़ती है ना, तो हम रोजाना कुछ गठर लकड़ियाँ लाकर यहाँ बेचते हैं। क्या कहा? लकड़ियाँ भी पैसों में बिकती हैं? इसके पैसे कैसे मिलते हैं? आजकल खेतों में ज्यादा काम नहीं है, तो मैं रोजाना आधे दिन लकड़ियाँ काटता हूँ और उन्हें यहाँ लाकर दिन के करीब 3 सिक्के कमा लेता हूँ। आधे दिन के 3 सिक्के और पूरे दिन के 6 सिक्के, महीने के हो गए 180 सिक्के। इससे तो पूरा परिवार पेट भर खा सकता है। हाँ भाई, अब हमारे पास जीने का सहारा है। हम यहीं रुककर मालिक झाओ के लिए बंजर जमीन को खेती लायक बनाएंगे। क्या पता, शायद हमें भी कुछ बीघा जमीन मिल जाए। चलो सब लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। मालिक झाओ, ये लोग आपकी शरण में आए हैं और मुझे भी आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। रास्ते में आ रहे थे तो इन्हें भी साथ ले आया हूँ। आपको बहुत कष्ट हुआ सेठ वांग। जिन्हें तुम जाकर इनके रहने का इंतजाम करो। अभी के लिए इन्हें आगे वाले अहाते में ठहरा दो। हाँ तो सेठ वांग, आप कह रहे थे कि आपको मुझसे कोई काम है, बताइए क्या बात है? मालिक झाओ, मैं जानता हूँ कि आप एक बहुत भले इंसान हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे आदमी और मैं आपकी शरण में आ जाएं।
मेरी शरण में, इसका क्या मतलब है? मालिक झाओ, आपको नहीं पता, हम सब लोग एक ही गांव के रहने वाले हैं। हम सब आपस में भाई भतीजे और रिश्तेदार हैं। जब हमारे गांव पर अकाल की मार पड़ी थी, तब लोगों के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो गया था। उस समय मैं शहर में एक चेले के तौर पर काम सीख रहा था। मेरे पास गांव वालों की मदद करने का कोई रास्ता नहीं था, पर मैं अपनों को भूखे मरते हुए भी तो नहीं देख सकता था ना। इसलिए मैंने हर जगह हाथ पैर मारे, लोगों के आगे गिड़गिड़ाया। बड़ी मुश्किल से मुझे थोड़ा बहुत काम मिला। फिर मैं गांव के हर घर से आदमियों को अपने साथ ले आया। हम घर बनाने लगे, दीवारें खड़ी करने लगे, बस एक वक्त की रोटी के लिए। हम हर वो काम करते जिससे पेट भर सके। ऐसे ही धक्के खाते खाते 10 साल से ऊपर हो गए। मैं एक छोटे से चेले से अब अधेड़ उम्र का आदमी बन गया हूँ। इस लाइन में काम करना सच में बहुत मुश्किल है। रोज खून पसीना एक करने के बाद भी बमुश्किल 2 वक्त की रोटी का गुजारा हो पाता है। पिछले साल काम जल्दी खत्म करके मजदूरी पाने के चक्कर में एक छोटा सा हादसा हो गया। उसमें हमारा एक आदमी मारा गया और 2 लोग अपाहिज हो गए। वो सब मेरे ही खून, मेरे अपने ही भाई भतीजे थे। जो मारा गया वो मेरा सगा भतीजा था। सेठ जी, हौसला रखिए। बाहर काम करके उसे सिर्फ बाजार के भाव से ही मजदूरी मिल पाएगी। अगर ये हमारे साथ जुड़ जाता है तो हमारा काम और भी तेजी और भरोसे के साथ आगे बढ़ेगा। उसने देख लिया है कि यहाँ लड़कियों और शराब भट्टी के मजदूरों को कितनी अच्छी सहूलियतें मिलती हैं। वो सच में दिल से हमारे साथ जुड़ना चाहता है। सेठ वांग, मुझे आपकी बात मंजूर है। आगे से आप पहले की तरह ही मजदूरों का काम संभालेंगे, लेकिन आपको जनेई और उसकी टीम के निर्देशों का पालन करना होगा। मजदूरों की दिहाड़ी उनके काम के हिसाब से तय होगी। आदमियों को उनकी मेहनत के आधार पर रोज के 6 से 10 सिक्के दिए जाएंगे, और क्योंकि आप इन सब के मुनीम हैं, तो आपकी दिहाड़ी अभी के लिए 10 सिक्के तय की जाती है। आप लोगों का काम बहुत मेहनत वाला है, इसलिए आपको एक और सुविधा मिलेगी। खाने का जिम्मा हमारा होगा। खाने में क्या क्या मिलेगा, इस पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। आपके इस एहसान को मैं वांग छांगचियांग अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूलूंगा। सब लोगों को यहाँ बुला लाओ, एक खुशखबरी है। ताऊ जी, कैसी खुशखबरी? पहले मुझे तो बताइए। लाओ सान, तेरी बकवास हमेशा चालू रहती है न। जा चुपचाप और सबको बुला कर ला। सबको यहीं ले आ। पर अगर काम में देरी हो गई तो क्या होगा? अरे तेरी तो मैं बात बात में माँ की गाली क्यों दे रहे हो? सब लोग इकट्ठा हो जाओ, जल्दी आओ। क्या बात हो गई भाई? अरे क्या हुआ? अचानक सबको क्यों बुला लिया? भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। बहुत बड़ी खुशखबरी है। मालिक झाओ ने मेरी बात मान ली है। अब से हमारा दाना पानी मालिक झाओ के यहाँ ही चलेगा। लेकिन ताऊ जी, क्या हम अभी भी मालिक झाओ के लिए ही काम नहीं कर रहे हैं? अब से हम सिर्फ मालिक झाओ के लिए दिहाड़ी का काम नहीं करेंगे, बल्कि हम उनके अपने लोग बन गए हैं। अब से आप सबको भी उस शराब कारखाने वालों की तरह पगार मिलेगी। हर दिन हर आदमी को 6 से 10 तांबे के सिक्के मिलेंगे और मालिक खाने का भी इंतजाम करेंगे। ताऊ जी, क्या आप सच कह रहे हैं? तो मुझे 10 सिक्के चाहिए। दफा हो, अगर तूने फिर से मेरी बात काटी तो गोबर खिला दूंगा तुझे। बड़ा आया 10 सिक्के मांगने वाला। क्या सीधा आसमान में उड़ने का इरादा है तेरा? सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से हम सब जाओ हवेली के लोग हैं। हम सब मालिक के लिए काम करेंगे और मालिक हमें हमारी मेहनत का पैसा देंगे। मालिक बहुत दयालु है। आप सब अपने परिवार वालों को भी यहाँ ला सकते हैं, चाहे कोई बूढ़ा हो, बच्चा हो या औरत। जो कोई भी आएगा उसे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। जी नहीं जी, क्या आप सच कह रही हैं? मेरी बूढ़ी माँ 60 साल की होने वाली है। वो यहाँ आकर भला क्या काम कर पाएंगी? अरे, यहाँ बहुत से ऐसे काम हैं जो वो कर सकती हैं। अगर उनके शरीर में थोड़ी भी जान है तो वो खाना पकाने या साफ सफाई का हल्का फुल्का काम कर सकती है, या फिर दरवाजे पर पहरेदारी का काम, या आगे चलकर बस्ती की देखरेख का काम भी संभाल सकती है। ये सब करके उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। तब तो मैं कुछ ही दिनों में जाकर अपनी माँ को यहाँ ले आऊंगा। कोई बात नहीं, मुझे रहने की जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा घर भी तो किसी झोपड़ी से ज्यादा अच्छा नहीं है। सुनो, मालिक को बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम लोग ऐसी बुरी हालत में रहो। इसलिए आज मैं यहाँ एक और जरूरी बात बताने आई हूँ। हमें कुछ लोगों को निकालकर जाओ हवेली के पास ही कुछ नए मकान बनाने के काम पर लगाना होगा। पहले चरण में हम 81 पक्के मकान बनाएंगे।
और जब ये मकान बन जाएंगे तो ये आप लोगों के ही रहने के काम आएंगे। 1 साल तक कोई किराया नहीं लगेगा। मैनेजर वांग, आप 20 आदमियों को मकान बनाने के काम में लगा दीजिए। एक एक करके मकान बनाइए। जैसे ही एक घर तैयार हो, एक परिवार को उसमें बसा दीजिए। जी बिल्कुल। और हाँ, मालिक जानते हैं कि आप सब किन मुश्किलों से गुजर रहे हैं, इसलिए उन्होंने तय किया है कि आप सबको कुछ पगार पहले ही दे दी जाए। हर एक आदमी को 300 सिक्के मिलेंगे। आप सबसे कहिए कि ठीक से कतार में लग जाएं और एक एक करके आकर अपने पैसे ले लें। आगे धक्का मुक्की मत करो। सबको 300 सिक्के मिलेंगे। अगर किसी ने लाइन तोड़ी तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। सब कतार में खड़े रहो। जो भी धक्का देगा मैं उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। मालिक का भी बहुत धन्यवाद। मैनेजर वांग, ये रहे आपके 300 सिक्कों की पगार और इसके अलावा ये 5 चांदी के सिक्के मालिक की तरफ से आपकी कंस्ट्रक्शन टीम को काम पर रखने का एडवांस है। इसे छुपा कर रख लीजिए, किसी की नजर न पड़े। अरे नहीं नहीं, ये मैं नहीं ले सकता। मालिक हमेशा काम और निजी मामलों को अलग रखते हैं। आपको ये पैसे रखने ही होंगे। मालिक किसी का एहसान नहीं रखते। आप बस जल्दी से लोगों को लेकर मकान बनाने का काम शुरू करवाइए। इसके साथ ही हर आदमी के काम का हिसाब रखिए और उसी के हिसाब से उनकी रोज की दिहाड़ी तय कीजिए। फिर उसे मंजूरी के लिए मेरे पास ले आइए। याद रहे, दिहाड़ी का हिसाब बिल्कुल सही होना चाहिए ताकि बाद में कोई बखेड़ा ना खड़ा हो। जी नहीं जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जिनविन, इन कुछ दिनों तुम मेरे साथ कंस्ट्रक्शन साइट का चक्कर लगाओ। जितनी जल्दी हो सके यहाँ के काम को समझ लो। आगे चलकर मैं चाहती हूँ कि कंस्ट्रक्शन का सारा काम तुम ही संभालो। पर दीदी, क्या मैं ये कर पाऊंगा? मुझे डर है कि कहीं मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूं। अरे, इसमें डरने वाली क्या बात है? शुरुआत में तो मुझे भी डर लगता था, लेकिन मैंने भी तो हिम्मत नहीं हारी ना। गलतियाँ करने से मत डरो, बस काम करने से पीछे मत हटना। फिक्र मत करो, अगर कुछ ऊंच नीच हुई भी तो मालिक सब संभाल लेंगे। दीदी आप बेफिक्र रहिए, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँगा। और अगर फिर भी तुम्हें घबराहट हो रही है तो जिनियन को भी अपने साथ लगा लेना, इसी बहाने वो भी कुछ काम सीख जाएगा। बढ़िया। लाओ वांग ने तो कमाल कर दिया। दर्जनों आदमियों ने अपने पूरे परिवार को यहाँ ला बसाया है। सच में 300 से ज्यादा लोग आ गए और आसपास से लगातार आ रहे बेसहारा लोगों को मिला ले तो जल्द ही 600 लोग हो जाएंगे। मृत ग्रामीण, कोई काम नहीं सौंपा गया। 1000 लोगों का गांव बनाने में अब बस 400 लोगों की कमी है। कोई काम नहीं सौंपा गया। मृत ग्रामीण, लेकिन इन 400 से ज्यादा लोगों का जुगाड़ करना थोड़ा मुश्किल है। इस जमाने में आम लोगों की सोच बहुत सीधी होती है। जब तक उन्हें 2 वक्त की रोटी मिलती है वो अपना घर बार छोड़ना नहीं चाहते। हमारी अमृत शराब की डिमांड बहुत ज्यादा है। एक दिन की कमाई 20 तोले चांदी से ज्यादा है और खर्चा मुश्किल से 3 तोले है। तो फिलहाल पैसों की कोई कमी नहीं है। चलिए अब सब लोगों की खुशी बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। आखिर सबको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? खाने की ही ना। सही समय है, हमने काफी बंजर जमीन को खेती के लायक बना लिया है। सिस्टम, मेरे लिए सबसे ज्यादा पैदावार वाली फसलों के बीज निकालो। शानदार किस्मत। शकरकंद, बहुत दिनों से मीठा आलू नहीं खाया है। चलो पहले थोड़े से भूनकर अपनी तलब मिटाता हूँ। सब लोग अपना काम रोको, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से शकरकंद भून कर खिलाता हूँ। मालिक, आप यहाँ कैसे आ गए? कोई काम था तो बस मुझे हुक्म दे देते, कोई बड़ी बात नहीं है। मालिक, आप क्या पकाना चाहते हैं? लाइए, मुझे करने दीजिए। मुझे शकरकंद भूनने हैं। तुमने ये पहले कभी नहीं किया है। तुम बस आग जलाने में मेरी मदद कर दो। अजीब बात है, मालिक कहाँ चले गए? हाँ, मालिक आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे खा लेने दो, मेरे खाने के बाद पहुँचना। हाँ, खत्म होने के बाद पहुँच लूंगा। जिन ही, जिन शियू, तुम लोग भी जल्दी से आकर खाओ।
ये तो बहुत ही टेस्टी है। ये चीज वाकई बहुत मजेदार है, एकदम खुशबूदार और मीठी। रात के खाने के लिए कुछ और भाप में पका लेना, मेरा तो अभी मन ही नहीं भरा है। जिन्ही इस चीज को शकरकंद कहते हैं, पर मैं इसे मीठा आलू कहना ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं इसे ही उगाने की सोच रहा हूँ। मालिक, क्या सारी बंजर जमीन पर यही शकरकंद उगाए जाएंगे? क्या हमारे पास इसके लिए काफी बीज हैं? ये चीज सच में खाने में बहुत स्वादिष्ट है। वैसे इसकी पैदावार कैसी है? एक बीघे जमीन से 2 से 3 हजार किलो की पैदावार तो मिल ही जाएगी, है ना? जो कि आम फसलों से कम 10 गुना ज्यादा है। मालिक फिर से हमसे मजाक कर रहे हैं। भला दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी पैदावार इतनी ज्यादा हो? अगर यकीन नहीं है तो चलो शर्त लगाते हैं, जो चाहो वो दांव पर लगा लो। मालिक जरूर हमें कोई इनाम देने वाले हैं। जल्दी से सब लोग इस शर्त में शामिल हो जाओ। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। असल में तुम्हारा ये मालिक एक देवता है। क्या पुराने जमाने के लोगों का दिल इतना मजबूत होता था? एक जिंदा भगवान को देखकर भी ये लोग हैरान नहीं हो रहे। मालिक तो कमाल है। अरे तेरी, इनका ये रिएक्शन तो बिल्कुल गलत है। क्या तुम लोगों को थोड़ा सा भी डर नहीं लगना चाहिए? तुम लोगों ने इतनी आसानी से कैसे मान लिया? अरे क्या तुम्हें कोई हैरानी नहीं हुई? हम कोई बेवकूफ थोड़ी ना हैं। हमने तो बहुत पहले ही कुछ बातों का अंदाजा लगा लिया था। मालिक, आप हर दिन हमारे साथ रहते हैं, कभी किसी बाहरी इंसान से नहीं मिलते, और जो चीजें आप निकाल कर लाते हैं वो पक्का हवा में से ही जादू से आती होंगी। बिल्कुल सही। सच कहे तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मालिक, तुम भगवान हो या कोई राक्षस? हम तो चलो मैं तुम लोगों को सच बता ही देता हूँ। तुम्हारा मालिक इस दुनिया में गलती से आ गया था। हम भगवान कह लो। मेरे पास कुछ जादुई शक्तियाँ हैं, लेकिन मेरा शरीर अभी भी एक आम इंसान का है। मैं भी बूढ़ा होऊंगा, बीमार पड़ूंगा और मरूंगा। इसलिए तुम लोग मेरा राज किसी को मत। दूसरी आवाज, आप मुझे भूखा भी मार दे तब भी मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हे जिंगवेन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम हर चीज को बस खाने से तौलती हो। चलो मैं तुम्हें एक और राज बताता हूँ। मेरी जादुई ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि मेरे नीचे कितने लोग काम करते हैं। हमारा कारोबार जितना बड़ा होगा और हमारे लोग जितने ज्यादा होंगे, मेरी ताकत उतनी ही बढ़ती जाएगी। मालिक, मैं समझ गई। जिन्हें आपको सम्राट बनाने के लिए अपनी जी जान लगा देगी। अरे बाप रे लड़की, ऐसी बातें जबान पर मत लाओ। क्या तुम अपने मालिक को सीधा ऊपर पहुंचाना चाहती हो? जी नहीं मालिक, इस सड़क पर कुल मिलाकर 200 से ज्यादा दुकानें हैं। अभी सिर्फ 10-12 व्यापारियों ने ही दुकानें खोली हैं। कुछ शराब की, अनाज की और कपड़े की दुकानें हैं। लेकिन सच कहूँ तो इन सब के असली मालिक हम ही हैं। अभी यहाँ हमारे ज्यादा लोग तैनात नहीं हैं। इसे एक छोटा सा कस्बा ही समझ लीजिए। यहाँ के लोगों की कमाई और हैसियत उतनी नहीं है कि वे ज्यादा खर्च कर सके, इसलिए बाहर के व्यापारियों का न आना बहुत आम बात है। तो फिर इतनी सारी खाली दुकानों का क्या किया जाए? इन्हें यूं ही खाली छोड़ने के बजाय मैंने फिलहाल बेघर लोगों को वहाँ रहने की जगह दे दी है। जब पीछे वाले घर बनकर तैयार हो जाएंगे तो हम उन्हें वहाँ शिफ्ट कर देंगे। जी नहीं, पैसा बहते पानी की तरह होता है। ये बाजार में घूमता रहे तभी इसकी अहमियत है। ध्यान रहे, यहाँ के घर और जमीन हम सिर्फ किराए पर देंगे, बेचेंगे नहीं। आगे चलकर यहाँ की जमीन सोने के भाव बिकेगी। अगर हमने इसे बेच दिया तो बाद में नए सिरे से योजना बनाने में बहुत दिक्कत होगी। और हाँ, क्या शहर का टैक्स अधिकारी यहाँ आया था? फिलहाल तो नहीं। हम इन सरकारी लोगों का काम भी ना है। ये बताओ, अपनी शेंशियांजुई शराब का क्या हाल है? हमने उसे कस्बे में फुटकर बेचना बंद कर दिया है। अब हम सीधे बड़े और रसूखदार व्यापारियों को माल देते हैं। कीमत 500 सिक्के प्रति किलो है और हम हर दिन 900 किलो शराब निकाल रहे हैं। यानी एक दिन की कमाई 50 तोले चांदी है। और इसकी लागत तो ना के बराबर है। ये तो छप्पर फाड़ के मुनाफा हो रहा है। जी नहीं, ये पैसा बहुत ज्यादा है। आज नहीं तो कल लालची लोगों की नजर इस पर जरूर पड़ेगी। हमें पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। समझ गई मालिक,
मैं आज ही कुछ अच्छे परिवारों के मजबूत लड़कों को चुनकर अपनी एक सेना तैयार करना शुरू करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? कैसी सेना? वो हमारी सुरक्षा टीम होगी, एक सिक्योरिटी गार्ड्स की टुकड़ी, समझी? जब से मैंने इसे अपनी असली ताकत के बारे में बताया है, ये लड़की तो जैसे पागल ही हो गई है। इसके दिमाग में तो बस मुझे सम्राट की कुर्सी पर बिठाने का ही भूत सवार है, और मुझे तो सोचकर ही पसीने आ रहे हैं। उफ। इसे लो और पढ़ो, और हाँ, किसी अरे गहरे को मत दिखाना। जवानों को सिर्फ हथियार चलाना नहीं सिखाना है, उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि वो यह नौकरी क्यों कर रहे हैं, वो किसका नमक खा रहे हैं। उनमें एक वफादारी और सम्मान की भावना होनी चाहिए। इस तरह से तैयार किए गए जवान कभी मौत से नहीं डरेंगे और न ही कभी गद्दारी करेंगे। मैंने सुना है कि उत्तर में किसी सेनापति ने बगावत कर दी है और दुश्मनों को सीमा के अंदर घुसा लिया है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे अपने पाले हुए लोग ही कल को पलटकर मेरे घर में ही तबाही मचाएं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर कोई जान ले, यह जमीन हमारी है, हमारे हान लोगों की। अरे हाँ, कुछ ही दिनों में शकरकंद की फसल भी काटने के लिए तैयार हो जाएगी। पूरी तैयारी रखना। उन दिनों कंस्ट्रक्शन साइट पर काम रोक देना, सभी को खेतों में कटाई के लिए लगा देना। वैसे भी यहाँ हमारे पास बहुत सी खाली दुकानें हैं, तो अनाज रखने की कोई कमी नहीं पड़ेगी। जी मालिक। जिनी दीदी, आप आ गई। जाओ ये, क्या आज सब अच्छे से रहे? किसी ने झगड़ा तो नहीं किया? सब बहुत अच्छे से रहे। अब सबके पास खाने पीने और रहने की जगह जो है। बेवकूफ ही होंगे जो अब झगड़ा करेंगे। ठीक है, सबको क्लास में भेज दो। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा है, एक से ही मेरा पेट भर जाएगा। मालिक ने कहा है कि आज की कटाई पूरी होने के बाद सब मिलकर इसे चखेंगे। हे भगवान, इस जमीन से इतना सारा अनाज कैसे पैदा हो सकता है? कहीं ये कोई मजाक तो नहीं? क्या ये सच में खाने की चीज है? मालिक, मालिक, सब लोग खुशी से पागल हो गए हैं। बहुत से लोग कच्चे शकरकंद ही चबा रहे हैं। वो खाते जा रहे हैं, रो रहे हैं और हंस भी रहे हैं। सच में डरावना नजारा है। कोई बात नहीं, सब लोग बस खुशी के मारे ऐसा कर रहे हैं। तुम कुछ लोगों को काम पर लगाओ, जो अभी ताज़ा शकरकंद कटे हैं उनसे सबके लिए खाना बनवाओ। अलग अलग तरह के पकवान तैयार करवाओ। जब सब पेट भर खा लेंगे और उनका मन थोड़ा शांत हो जाएगा, तब काम दोबारा शुरू करना। जी मालिक। मालिक, आपने हमसे झूठ नहीं कहा था। ये तो सच में बहुत ज्यादा पैदावार है। ऐसा लग रहा है कि एक बीघे में 2000 किलो से तो पक्का ज्यादा ही है। तो फिर तुम अलग अलग जगहों पर जाकर एक एक बीघा जमीन नापो और हिसाब लगाओ कि हर बीघे में कितनी पैदावार हुई है। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। नतीजा आ गया। पहली जमीन का नतीजा आ गया है। कांटे पर वजन 3700 किलो निकला है। पक्का हिसाब में कोई गलती तो नहीं हुई? एक बार फिर से नापो। दूसरी जमीन का 3920 किलो। जल्दी जाओ और तीसरी जमीन की खुदाई करो। एरिया बेटी, जा जाकर अपने बाबूजी के लिए थोड़ी शराब ले आ। अभी खाना खाने के बाद तेरे बाबूजी अपनी पूरी जान लगा देंगे और मालिक की फसल कटवाने में पूरी मदद करेंगे। जब तक मालिक हमारे साथ हैं, हमें कभी भी गरीबी और भुखमरी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारे परिवार में 6 लोग हैं। तुम लोगों ने 6000 किलो शकरकंद खोदे हैं, हर 10 किलो पर एक सिक्के के इनाम के हिसाब से। ये रहे तुम्हारे 600 सिक्के, इन्हें संभाल कर रख लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। आप सभी लड़कियों का भी धन्यवाद। और कर काम चोरी, कहा था ना मैंने कि थोड़ा और काम कर लेता। अब 100 सिक्के कम मिले ना? दिल जल रहा है ना? अच्छा हुआ, इन कामचोरों को ऐसे ही पछताने दो। मालिक, सारे शकरकंदों की कटाई हो चुकी है। अब आगे का क्या सोचा है? शकरकंद भले ही मोटा अनाज है, लेकिन अभी ये सिर्फ हमारे पास है। जो चीज कम होती है उसी की कीमत होती है। तुम लोग जाकर शकरकंद से बनने वाले नए नए पकवान तैयार करो। इसी मौके का फायदा उठाकर खूब पैसा कमाओ। ये एक तरह से इसका प्रचार भी होगा। अगर कोई बीज के तौर पर शकरकंद खरीदना चाहे तो उन्हें बेच देना। साथ ही उन्हें इसे उगाने का तरीका भी सिखाना। तो फिर हम इसकी क्या कीमत तय करें? अगर बीज के लिए बेच रहे हैं तो प्रति किलो 30 से 40 सिक्के लेना सही रहेगा।
किसी और के पास ये है नहीं, इसलिए इसका चावल से भी महंगा बिकना बिल्कुल जायज है। और जहाँ तक इसे बने पकवान बेचने की बात है तो वो और भी महंगे बिकेंगे। शकरकंद की इस जबरदस्त पैदावार ने पूरे इलाके में तहलका मचा दिया। यहाँ मौजूद 800 लोगों ने हर तरफ यहाँ की अच्छी दिहाड़ी और भारी पैदावार की खबर फैला दी। 1 महीने के अंदर ही यहाँ काम की तलाश में आने वालों की गिनती 1000 के पार हो गई। गांव के स्तर की नई खरीद सूची जोड़ दी गई है। अहम मीटिंग शुरू हो रही है, सब लोग आ जाओ। दूसरी पारिवारिक सभा शुरू होती है। पहला मुद्दा, मैं एक गांव बसाने जा रहा हूँ। अब से यह झाओ परिवार का गांव नहीं रहेगा, इसका नाम बदलकर ताओयुआन गांव रखा जाएगा। किसी को कोई ऐतराज है? किसी को नहीं? मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है। मालिक खुश है तो सब ठीक है। अरे मेरी प्यारी बहनों, थोड़ा तो उत्साह दिखाओ। कम से कम इतना ही पूछ लेती कि यहाँ आड़ू का एक भी पेड़ नहीं है, फिर भी इसका नाम ताओयुआन यानी आड़ू का बागान क्यों रखा? मैंने पीच ब्लॉसम स्प्रिंग की कहानी सुनाकर अपना रुतबा झाड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। सब पर पानी फेर दिया। उफ, ठीक है, पहला प्रस्ताव पास हुआ। अब दूसरा प्रस्ताव। चूंकि अब यह एक गांव है तो इसका एक मुखिया भी होना चाहिए। मैं इस पद के लिए जिन का नाम सुझाता हूँ। लेकिन मालिक, गांव के मुखिया तो आपको होना चाहिए। अरे मैं बनकर क्या करूँगा? मुझे तो बस आराम की जिंदगी चाहिए। ये सब मेरे बस का नहीं है। और वैसे भी हाल ही में तुमने सारा कामकाज मुझसे कहीं बेहतर संभाला है। अब से मैं तुम्हारे आदेशों का पालन करूँगा। बस बात खत्म। क्या मैं गांव की मुखिया बन गई? मतलब मैं एक अफसर बन गई। ठीक है, अब तीसरा मुद्दा। चूंकि अब गांव बस चुका है तो काम संभालने के लिए विभाग भी होने चाहिए। वाह, क्या हम भी अफसर बनेंगी? उप मुखिया का पद कौन से दर्जे का होता है? अरे कोई दर्जा नहीं है, फिर भी तुम सब अब से अफसर हो। फिर हम काम काज और दौड़ भाग के लिए कुछ कर्मचारियों को काम पर रखेंगे। हे 1 2 3 उठाओ। सुरक्षा विभाग अभी अभी बना है। इसके कप्तान हमारे 3 बुजुर्ग होंगे, सुन, वांग और ली। उनके अधीन काम करने वाले सुरक्षा कर्मियों में सुन दाजू जैसे नौजवानों के अलावा बाकी ज्यादातर उम्रदराज औरतें हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो थोड़े अपाहिज हैं लेकिन चल फिर सकते हैं। पूरे गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं की होगी। चलो अब सबके काम का बंटवारा कर देते हैं। जिन शियू, तुम वित्त विभाग और बाजार की सड़क संभालोगी। नए व्यापारियों को लाने का काम जल्दी शुरू करना होगा। बैंक का काम मालिक की योजना के हिसाब से चलेगा। हवेली के कारोबार में शेन शराब और शराब बनाने का कारखाना शामिल है। इस काम में मैनेजर फॉर्म तुम्हारी मदद करेंगे। अगर काम का बोझ ज्यादा लगे तो नए लोगों को काम पर रखकर उन्हें ट्रेनिंग देना। जी बड़ी बहन। ओह, मेरा मतलब है जी मुखिया जी। जिन वेन, गांव के निर्माण का जिम्मा तुम्हारा है। मैनेजर वांग के साथ मिलकर काम करना। मैनेजर वांग, आपने बहुत मेहनत की है। अरे नहीं, इसमें कोई मेहनत नहीं। अब तो मेरी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा सुकून से कट रही है। हा। जिन युआन, तुम सुरक्षा व्यवस्था संभालोगी। कोई भी परेशानी हो तो तुरंत बताना। सुरक्षा दल के बुजुर्ग तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। समझ गए। अब आखिर में बात करते हैं पगार की। सुरक्षा दल के अस्थायी कर्मचारियों का काम काफी आसान है, तो उनकी पगार फिलहाल दिन के 5 सिक्के तय की गई है। और सुन दाजू जैसे पक्के कर्मचारियों को दिन के 10 सिक्के मिलेंगे। जो बुजुर्ग कप्तान है उन्हें तीसरे दर्जे की पगार यानी 15 सिक्के मिलेंगे। मैनेजर वांग और मैनेजर फॉन्ग की पगार भी तीसरे दर्जे के हिसाब से 15 सिक्के होगी। मुखिया होने के नाते मुझे 5वें दर्जे की पगार मिलेगी, यानी 24 सिक्के। जिन शिव, तुम तीनों उप मुखिया हो तो तुम्हें चौथे दर्जे की पगार यानी 19 सिक्के मिलेंगे। ये पगार मालिक ने खुद तय की है। क्या किसी को कोई ऐतराज है? कोई ऐतराज नहीं है। बहुत बढ़िया। चूंकि किसी को ऐतराज नहीं है तो जिन शिव, तुम सबको उनके पिछले 10 दिनों की पगार बांट दो। क्या यह वाकई ताओयुआन गांव है? तुम पक्का कह सकते हो कि हम रास्ता नहीं भटके हैं? ये तो छिंगनियो कस्बे से भी ज्यादा आलीशान लग रहा है। मालिक, भले ही यहाँ की सड़कों पर कस्बे जैसी भीड़ नहीं है, लेकिन ये सड़कें तो देखिए। यहाँ के घर भी बहुत अलग और अनोखे हैं। लेकिन अब वहाँ किनारे पड़े उस पत्थर को देखिए, उस पर साफ साफ ताओयुआन गांव ही लिखा है। अगर ये वही जगह है तो चलो आगे बढ़ते हैं। अंदर चलकर पूछते हैं कि यहाँ का काम कौन संभालता है।
कहीं यह वही मशहूर अनाज व्यापारी तो नहीं है जो बाहर से आया था? अरे मालिक, ये बैंक और किराया केंद्र किस काम आते हैं भला? मालिक, मुझे भी ठीक से नहीं पता। चलिए गाड़ी से उतरकर अंदर चलकर देखते हैं। नमस्ते हुजूर, आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? क्या आप कोई दुकान किराए पर लेना चाहते हैं या कोई और काम है? मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया हूँ, बस अंदर आकर देखना चाहता था कि तुम लोग यहाँ क्या करते हो। आइए हुजूर, अंदर पधारिए। तो फिर मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझा देता हूँ। इस सड़क पर जितनी भी खाली दुकानें हैं, सब किराए के लिए उपलब्ध हैं। अभी हमारा एक खास ऑफर चल रहा है। पहले 3 महीने का किराया बिल्कुल मुफ्त है। हुजूर, आपको देखकर ही लगता है कि आप किसी बड़े और रईस खानदान से हैं। आपके लिए ये किराए की रकम तो मामूली सी बात होगी, लेकिन मुफ्त के पैसे किसे बुरे लगते हैं, है ना? आप ही बताइए। आइए बैठकर बात करते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा व्यापार करना सही रहेगा, तो हम उसमें भी आपकी मदद कर सकते हैं और सही सलाह दे सकते हैं। आप ये मत देखिए कि अभी सड़क पर भीड़ कम है। हमारा ताओयुआन गांव अभी तेजी से तरक्की कर रहा है। यहाँ रोजाना नए लोग आकर बस रहे हैं। यहाँ के मजदूरों को अच्छी दिहाड़ी मिलती है, इसलिए बाजार में पैसा खर्च करने की ताकत बहुत ज्यादा है। आने वाले समय में यहाँ का भविष्य बहुत ही शानदार होने वाला है। मालिक, तो क्या अब हम सामने वाले उस बैंक नाम की जगह पर भी चलेंगे? वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। उस लड़के ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि वो सामने वाली जगह किस लिए है। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि अपने असली सोने चांदी को कागज के टुकड़ों से बदल लूं। वो लड़का चाहे जितना भी चालाक क्यों न हो, लेकिन वो मेरी इन पारखी नजरों को कभी धोखा नहीं दे सकता। अभी तक तो यही नहीं सोचा कि दुकान में क्या करना है और न जाने क्या क्या बड़बड़ा रहे हैं। मैंने सब पता कर लिया है। इस गांव का मुखिया उस ग्राम समिति में बैठता है। चलो गाड़ी में बैठो, उसी ग्राम समिति के दफ्तर चलते हैं। अरे हुजूर, आपको क्या काम है? हमारे मालिक चिंगनियू कस्बे के सम्मानीय अधिकारी हैं। जाओ अपने मुखिया को बुलाकर लाओ। हैं बड़े अधिकारी? जी, मैं अभी जाकर उन्हें बुला लाता हूँ। वाह, ये झाओ शिया तो सच में बहुत चालाक है। बिल्कुल असली अधिकारी की तरह नाटक कर रहा है। मैं तो पूरी जिंदगी में भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। नमस्कार अधिकारी महोदय, मैं ताओयुआन गांव का मुखिया झाओ जनेई हूँ। तो तुम ही यहाँ के मुखिया हो? महोदय कृपया बैठिए। चुनलिन, अधिकारी जी के लिए चाय लेकर आओ। ये मेरे मालिक की दी हुई खास भुनी हुई चाय है। ऐसी बेहतरीन चाय सिर्फ राजधानी में ही पीने को मिलती है। पता नहीं आपने पहले कभी इसे चखा है या नहीं। आइए एक घूंट पीकर देखिए। राजधानी की चाय, वाह, सच में बहुत लाजवाब चाय है। मुखिया झाओ, आपके ये मालिक आखिर कहाँ के रहने वाले हैं? मेरे मालिक उत्तर के रहने वाले हैं। उनके परिवार के बड़े बुजुर्ग शाही दरबार में बैठते हैं और बैंगनी पोशाक पहनते हैं। इससे ज्यादा आप कुछ मत पूछिए महोदय। मेरे मालिक को अपने परिवार की ताकत और रुतबे का दिखावा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो कभी किसी को अपनी असली पहचान नहीं बताते। बैंगनी पोशाक? बाप रे, नहीं, मैं और कुछ नहीं पूछूंगा। बिल्कुल नहीं। हे भगवान, तीसरे दर्जे से ऊपर के मंत्री ही शाही दरबार में बैंगनी कपड़े पहन सकते हैं, तभी तो इनका रुतबा इतना बड़ा है। अब भला मेरी क्या हिम्मत जो मैं इनसे टैक्स मांग सकूं? महोदय, शायद आप यहाँ टैक्स वसूली के काम से आए थे, है ना? वो महोदय, मेरे मालिक हमेशा कानून और नियमों का पालन करते हैं। जितना भी टैक्स बनता है हम पूरा भरेंगे। हमारे लिए चंद सिक्कों की कोई अहमियत नहीं है। देवताओं की शराब के बारे में तो आप जानते ही होंगे। वो तो मेरे मालिक ने बस शौक में यूं ही बना दी थी। क्या आपको सच में लगता है कि हम ये मामूली सा जमीन का टैक्स नहीं चुका पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं मुखिया जी। आपके मालिक बहुत ही दरिया दिल है। इस साल हमने यहाँ लगभग 210 एकड़ बंजर जमीन को खेती के लायक बनाया है और नई जमीन पर टैक्स का नियम उपजाऊ जमीन के 60% के बराबर है। आम फसलों के हिसाब से हमें 40% टैक्स देना होगा। 1 एकड़ जमीन पर 48 किलो मोटा अनाज। 210 एकड़ का मतलब है 10,080 किलो। अनाज के मौजूदा भाव के हिसाब से ये 46,300 सिक्के बनते हैं। हमारे मालिक गांव के मुखिया के लिए इसे पूरा 47 चांदी के सिक्के कर देंगे। मुखिया जी, क्या इसमें कोई गलती है? चुनलिन, जाओ और जिनशियों से 47 चांदी के सिक्के ले आओ।
मुखिया हूँ, टैक्स के पैसे आपको दे दिए गए हैं। अगर और कोई काम नहीं है तो मैं आपको बाहर तक छोड़ने नहीं आऊँगा। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बस अभी चलता हूँ। कुछ दर्जन चांदी के सिक्कों की ही तो बात है, ये तो बस एक दिन की शराब बेचने की कमाई है। मालिक के लिए राजधानी के किसी बड़े अफसर होने की झूठी कहानी गढ़ने से हमारी न जाने कितनी परेशानियां बच गई, वरना वो छोटे मोटे सरकारी बाबू हर दूसरे दिन मुफ्त की दावत उड़ाने आ जाते। सच में इंसान परेशान होकर ही मर जाए इस रुतबे के साथ, और हमारी इतनी बड़ी जायदाद को देखकर। भला किसकी हिम्मत है जो जासूसी करे, और अगर कभी भविष्य में हमारा ये झूठ पकड़ा भी गया तो कम से कम हमें तरक्की करने के लिए काफी वक्त तो मिल ही जाएगा, और तब तक मेरे पास भी अपनी इस पूरी जायदाद को बचाने की पक्की ताकत होगी। मालिक यहाँ आइए, मैं आपकी एक फोटो खींचती हूँ। मालिक, तो ये है आपका पहचान पत्र। कितना मजेदार है ना, इसमें तो सब एकदम साफ दिख रहा है। मुझे भी अपनी एक फोटो खींचवानी है। ठीक है, तुम वहाँ जाकर खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारी फोटो खींचता हूँ। हे हाँ। जैसे जैसे लोगों के पास पैसे आने लगे, उनके मन में एक बेहतर भविष्य की उम्मीद भी जाग उठी, और इसी वजह से ताइवान गांव में शादियों का सीजन आ गया। कुछ ही समय में इस 1000 लोगों वाले छोटे से ताइवान गांव में दर्जनों जोड़ों ने शादी कर ली। एक तो गांव वाले अब अमीर हो गए थे, और दूसरा ये कि यहाँ ज्यादातर लोग गरीब परिवारों से थे, इसलिए बहुत से ऐसे आदमी थे जिनकी उम्र बढ़ रही थी पर शादी नहीं हुई थी। जो भी 16 साल की उम्र में शादी कर रहा था, गांव उसे एक नया घर दे रहा था, और 3 साल का किराया भी माफ कर दिया गया था। अफसोस, हम अभी 16 साल के नहीं हुए हैं, इसलिए गांव हमें सपोर्ट नहीं करेगा और हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। मालिक झाओ की बात बिल्कुल सही होगी, हमें मालिक की ही बात सुननी चाहिए। तो ये है ताइवान गांव, जहां वो शानदार शराब बनाई जाती है। मालिक, इस गांव की सड़कें तो बहुत ही शानदार बनी है, आम शहर तो इसकी बराबरी कर ही नहीं सकते। बस बात ये है कि इतनी कड़ाके की ठंड में सड़कों पर गिने चुने लोग ही क्यों दिख रहे हैं। ये जगह तो बहुत सूनी लग रही है। ये आम बात है, मैंने सुना है कि इसे बने हुए अभी सिर्फ 1 ही साल हुआ है। 1 साल में इतना विकास होना पहले ही बहुत बड़ी बात है। जाओ जाकर देखो कि यहाँ कोई सराय है या नहीं, हम वहीं रुकेंगे। जी मालिक। अरे, आप बाहर से आए हुए लगते हैं, आपको यहाँ कितने दिन रुकना है? हालात देखकर फैसला करेंगे। फिलहाल 5 दिन के लिए कमरे बुक कर दो। 3 सबसे अच्छे कमरे देना और 2 आम कमरे देना। सबसे अच्छे कमरे का 1 दिन का किराया 3 युआन है और आम कमरे का किराया 1 युआन है। 3 अच्छे कमरे और 2 आम कमरों का 5 दिन का किराया और साथ में 3 दिन का एडवांस, कुल मिलाकर 88 युआन हुए। ओह, इसका मतलब है 880 सिक्के। लेकिन ये युआन कौन सी करेंसी है? ये एक तरह का टोकन है जो यहाँ इस्तेमाल होता है। आप घबराइए मत मालिक, ये टोकन सिर्फ लेन देन को आसान बनाने के लिए बनाए गए हैं। आप इन्हें कभी भी बैंक में देकर वापस अपने पैसे ले सकते हैं। हमारे मालिक ने ये कड़ा नियम भी बनाया है कि इन टोकन को गांव के बाहर नहीं ले जाया जा सकता। ये कोई असली पैसे तो है नहीं, तो फिर इतनी फालतू की मेहनत क्यों की गई है? वाह मालिक, ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। लाला जी, क्या आप मुझे कुछ नए नोट दे सकते हैं? मुझे इन्हें जमा करना है। देखिए देवी जी, हमारे मालिक इसकी इजाजत नहीं देते। अगर आपको सच में ये इतने पसंद है तो आप पास वाले बैंक से इन्हें बदलवा सकती है। आप कुछ मत कहिएगा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आप इन्हें किस लिए ले जा रही हैं। ठीक है, पहले एक कमरा बुक कर दो और मेरे बचे हुए पैसे वापस करो। छुट्टे में मुझे यहीं के कागज वाले नोट ही देना। जी बिल्कुल, ये लीजिए। लाला जी, आप ये कौन सी भाषा लिख रहे हैं? मैंने तो ऐसी लिखावट पहले कभी नहीं देखी। ओह, ये तो हमारे मालिक ने इजाद किए हैं। ये बहुत ही आसान और काम के हैं, बिल्कुल साफ और सीधे। जब से मैंने इस तरह से लिखना सीखा है ना, तब से हिसाब किताब रखना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। सच में ये लिखावट तो बहुत ही अनोखी और सुलझी हुई है। मैं इतना बड़ा विद्वान होकर एक मामूली सराय के लाला से इसके बारे में कैसे पूछ सकता हूँ?
मेरी इज्जत का सवाल है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मान गए, आपके मालिक सच में कोई बहुत ही महान हस्ती है। मेरा बड़ा मन है कि मैं उनसे एक बार मिलूं। जी हाँ, हमारे मालिक तो सच में किसी देवता से कम नहीं है। वो तो मिट्टी को भी सोना बना सकते हैं। लेकिन अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो शायद ये बहुत मुश्किल होगा। वो आमतौर पर किसी से नहीं मिलते। इस गांव के सारे छोटे बड़े काम मालिक की सेविकाएं ही संभालती हैं। जी हाँ, हमारी मुखिया जिन ही बाजार और बैंक का काम संभालने वाली जिन शियू और जिन वेन के साथ जिन युआन भी, ये सब वही सेविकाएं हैं जिन्हें मालिक ने कभी खरीदा था। मैं सच में आपकी मुखिया जी से मिलना चाहता हूँ। वैसे मुखिया जी से मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप सभी मेहमान पहले मेरे साथ चलकर अपने कमरे देख लीजिए। छोटे उस्ताद, अगर आपको इन अक्षरों में दिलचस्पी है तो मैं आपको थोड़ी देर में सिखा दूंगा। ये हिसाब रखना सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। स्वामी, चलिए ना थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। आपने भी तो कहा था कि आप उस महिला मुखिया से एक बार मिलना चाहते हैं। चलिए वहाँ चलकर देखते हैं। ठीक है, वैसे भी अब खाने का वक्त हो गया है। मेरे पिता वानान के 7वें साल के अव्वल दर्जे के विद्वान लिन शुएजिन हैं। वो आपकी मुखिया जी से मिलना चाहते हैं। भैया, जरा जाकर उन्हें खबर कर दीजिए। आप लोग यहीं रुकिए, मैं अंदर खबर कर देता हूँ। मालिक, सुना है कि वो बहुत ही पहुँच वाले इंसान हैं। अंदर आ जाओ। मुखिया जी, एक बड़े विद्वान आए हैं, अब हम क्या करें? साफ साफ बताओ, कौन से विद्वान? वहाँ बाहर 4 लोग आए हैं। वो खुद को कोई बड़ा विद्वान बता रहे हैं। देखो, विद्वान होना सिर्फ एक ओहदा है, ये कोई सरकारी पद नहीं है। और जब उन्होंने खुद ही अपना परिचय दिया है तो इसका मतलब है कि उनके पास कोई सरकारी रुतबा नहीं है। जाओ और उन्हें इज्जत से अंदर ले आओ। आप सभी लोग कृपया अंदर आइए। मैं वानान के 7वें साल का अव्वल दर्जे का विद्वान लिन शुएजिन हूँ। मुखिया झाओ, आपसे मिलकर खुशी हुई। श्रीमान लिन, कृपया बैठिए। मेम साहब, छोटे उस्ताद और बिटिया, आप लोग भी बैठ जाइए। चुनयांग, चाय लेकर आओ। श्रीमान लिन, आप शायद ताओ युआन गांव में पहली बार आए हैं। हमारा गांव ज्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ होने वाली किसी भी छोटी बड़ी हलचल की खबर फैलने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता। अरे मुखिया झाओ, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैं तो बस बच्चों को लेकर राजधानी से बाहर थोड़ा दुनियादारी सिखाने निकला हूँ। हमारे मालिक कहते हैं कि हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है दुनिया के सफर पर निकलना। तजुर्बा ही इंसान का सबसे बड़ा उस्ताद होता है। वैसे मैं चाहती हूँ कि श्रीमान लिन, आप कुछ देर के लिए हमारे घर भी पधारें। कोई जल्दी नहीं है, हमारे मालिक अभी क्लास ले रहे हैं। तब तक हम आराम से चाय का मजा ले सकते हैं। ये खास चाय शायद सिर्फ हमारे मालिक के पास ही मिलती है। श्रीमान लिन, आपने भी शायद इसे पहले कभी नहीं चखा होगा। पिताजी, ये दीदी तो बहुत कमाल की है। मैं भी बड़ा होकर बिल्कुल इनकी तरह ही कमाल का इंसान बनूंगा। हाँ पिताजी, मैं इसके लिए खूब मेहनत करूंगा। सच में ये बहुत ही कमाल की महिला हैं। इनके जैसा रुतबा पाना मेरे बस की बात नहीं। बिल्कुल सही कहा। इतनी शानदार शख्सियत होने के बावजूद इनका इस छोटे से गांव में रहना इनकी काबिलियत की तौहीन है। शायद इसलिए क्योंकि वो यहाँ है, तभी वो अपना ऐसा शानदार रूप दिखा पा रही है। श्याओ छी, श्याओबा, क्या मालिक लौट आए हैं? हाँ, आ गए हैं। ये दोनों लड़के बिल्कुल काठ के पुतलों जैसे लग रहे हैं, फिर भी इनमें एक अजीब सा रौब है जिसे लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। 1 2 3, काठ का पुतला। हे, हाँ, अरे क्या यही वो बहुत बड़े ज्ञानी मालिक है? कहीं ये पक्के बेवकूफ तो नहीं है? हे भगवान! मालिक, खेलना बंद कीजिए, मेहमान आए हैं। बस अब खेलना बंद करो और छावनी लौट जाओ। आज घर पर मेहमान आए हैं। तुम लोग छावनी जाकर खाना खा लो। लाइन बनाओ। हाँ। थोड़ी देर पहले तक मुझे लग रहा था कि ये आदमी बिल्कुल बेवकूफ है, लेकिन अब मैं ऐसा सोचने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। मैं वानान के 7वें साल का प्रथम श्रेणी विद्वान लिन शुएजिन आपको प्रणाम करता हूँ, श्रीमान। ओह, तो तुम एक विद्वान हो। मेरे घर में इतने कायदे कानून नहीं चलते। खाने का वक्त हो गया है, चलो साथ मिलकर 2 निवाले खा लेते हैं। आपका हुक्म सर, आँखों पर। कुछ महीने पहले मैंने सुना था कि किसी ने उत्तरी कबीले वालों को सरहद पार करने दी है। दरबार में आजकल हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे होंगे, है ना? आखिर में इस मामले को कैसे सुलझाया गया? क्या उन्होंने शहर के दरवाजे बंद करके उन्हें लूटपाट करने दी, या फिर पैसे और तोहफे देकर उन्हें वापस भेज दिया?
आपको ये कैसे पता? जहाँ तक मुझे मालूम है दरबार ने वाकई उन्हें काफी खजाना दिया है, लेकिन आम जनता को इस बात की कोई भनक नहीं है। बाहर तो यही ढिंढोरा पीटा गया है कि उन्हें खदेड़ दिया गया है। इसमें ना जानने वाली क्या बात है? इस साम्राज्य को बने 200 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इसकी तो जड़ें तक सड़ चुकी हैं। अब भला लड़ने लायक कोई फौज बची ही कहाँ है? पिछले 20 सालों में उन उत्तरी कबीलों की फितरत भेड़ियों जैसी है जो कभी नहीं बदलती। उन्होंने 37 बार सरहद पार करके लूटपाट मचाई है। सिर्फ पिछले साल ही ऐसा 3 बार हुआ है। क्या तुम्हें लगता है कि किसी सेनापति का सरहद के दरवाजे खोल देना महज एक इत्तेफाक था? अगर इस बार ऐसा नहीं होता तो अगली बार पक्का होता। बस ये कुछ साल पहले या बाद की बात है। श्रीमान, क्या आपके पास इस मुसीबत का कोई हल है? हल तो है, लेकिन बहुत मुश्किल है। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए श्रीमान। उसका कोई फायदा नहीं है, रहने ही दो। मेरी आपसे विनती है, मुझे रास्ता दिखाइए। उफ, तुम सच में बहुत जिद्दी इंसान हो। तरीका इतना भी मुश्किल नहीं है। या तो कोई महान और समझदार राजा गद्दी पर बैठे, या फिर दरबार में कोई ऐसा ताकतवर मंत्री हो जिसके दिल में पूरी दुनिया और अपनी प्रजा की भलाई बसती हो। मैं जानना चाहता हूँ, अगर सच में ऐसा कोई इंसान हो तो क्या होगा? इस दुनिया पर आए इस भयानक संकट को टालने के लिए उसे क्या करना चाहिए? हाँ, आप हंस क्यों रहे हैं श्रीमान? मैं तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत कहा है। अगर आप मुझे कोई सही वजह नहीं बता सकते तो मैं खुद को बेवकूफ बिल्कुल नहीं मानूंगा। मत मानो, तुम्हारी मर्जी। तुम्हें अभी बहुत सी बातों की खबर ही नहीं है। अगर मैं तुम्हें एक एक करके सब समझाने बैठ जाऊं तो दिन रात बीत जाएंगे, लेकिन मेरी बातें खत्म नहीं होंगी। तो फिर मैं हर रोज आपसे ज्ञान लेने आऊंगा। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है श्रीमान। क्या आप बस अपनी आंखों के सामने इस दुनिया को बर्बाद होते हुए देखते रहेंगे? क्या आप बेबस जनता को उन ऋषियों के पैरों तले कुचले जाने देंगे? क्या आप जानते भी हैं कि वो दरिंदे कितने बेरहम हैं? कहावत है कि ये दुनिया। बस करो, मुझे ये फालतू के आदर्श मत सिखाओ। ये दुनिया ली खानदान की है, ची खानदान की नहीं। और अगर ये झाओ खानदान की भी हो जाए तो भी मुझे रत्ती भर परवाह नहीं। और कान खोलकर सुन लो, मेरे अंदर कोई इंसानियत या नैतिकता नहीं बची है। इसलिए मुझे अपने इन खोखले उसूलों के जाल में फंसाने की कोशिश भी मत करना। तुम विदा लेता हूँ। मालिक, ओ मालिक, आप कितने कमाल के हैं। आपको तो विद्वान बाबू भी बेवकूफ लगते हैं। आपको लगता है कि उनका ज्ञान काफी नहीं है। मुझे तो पहले से ही पता था। ये सम्राट की कुर्सी तो आपके लिए ही बनी है। अरे बाप रे, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। मैं जा रही हूँ जिनशी और बाकी सबको आज के आपके इस जलवे के बारे में बताने। खुशी के मारे तो मैं फूली नहीं समा रही हूँ। अरे जिनई, तुम फिर से शुरू हो गई। लिन बाबू, क्या आप वापस जा रहे हैं? चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। कोई जरूरत नहीं। और तुम इतनी तेज क्यों चल रहे हो? मुझे तो नहीं लगता कि उस आदमी में कोई खास बात है, बस बड़ी बड़ी हाँकना जानता है। तुम उसके मुंह क्यों लग रहे हो? चलो यहाँ से, हमें यहाँ नहीं रुकना। उसके ये फालतू के नखरे कौन सहेगा? युनशान, तुम्हें क्या लगता है इस झाओ बाबू के बारे में? पिताजी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। आखिर उन्होंने अपनी बात पूरी तो की नहीं, या तो वो बस हवा में तीर मार रहे हैं, या फिर सच में उनके ज्ञान का कोई अता पता नहीं है। लेकिन मुखिया झाओ जैसी तेज और काबिल लड़की जब अपनी मर्जी से उनकी नौकरानी बनने को तैयार है, तो मुझे लगता है कि दूसरी बात ही सच है। वो इस युग के एक अद्भुत इंसान है। अफसोस, वो दुनिया का भला करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। चलो वापस चलते हैं, कल फिर से उनसे मिलने आएंगे। अजी, कल फिर आएंगे? तो फिर अभी आप वहाँ से चले क्यों आए? कहीं आपको उनकी बातों का बुरा तो नहीं लग गया था? अरे, ये यहाँ कैसे आ गया? बड़ी मुसीबत है। नहीं मिलना मुझे, बिल्कुल नहीं मिलना। मुखिया झाओ, मैं ताओयुआन गांव में कोई काम ढूंढने आया हूँ। लिन जी, क्या आप सच कह रहे हैं? मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। अगर आप वाकई में सच कह रहे हैं तो फिर मैं आपको उप मुखिया का पद दे सकती हूँ। मुझे मंजूर है। मालिक, आप मुझे डांट लीजिए। मैंने अपनी मर्जी से उस लिन श्यूजिन को उप मुखिया बना दिया। डांटूं? मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा? ऐसा थोड़ी है कि मैं उसे पसंद नहीं करता। मुझे तो बस झंझटों से चिढ़ है।
मुझे डर था कि वो हर दिन मेरे कानों में भिनभिनता रहेगा कि देश का उत्थान और पतन हर एक आम इंसान की जिम्मेदारी है। देश का उत्थान और पतन हर एक आम इंसान की जिम्मेदारी है। दुनिया के दुख से पहले दुखी होना। मालिक, ऐसा लगता है कि इसके आगे भी कुछ है ना? दुनिया के दुख से पहले दुखी होना और दुनिया की खुशी के बाद खुश होना। क्यों, क्या हुआ? मुझे लगता है कि भविष्य में ये बातें काम आएंगी। मैं इन्हें लिख लेती हूँ। मालिक, आप आगे कहिए। उफ, कहीं ये लड़की इन बातों को बगावत के झंडे पर तो नहीं छापने वाली? अगर असली लेखक फैन जोंग्यान भी टाइम ट्रेवल करके मेरे पीछे आ गए तो मैं क्या करूँगा? इन तथाकथित विद्वानों पर आंख मूंदकर भरोसा मत करो। ऐसे बहुत से किताबी कीड़े होते हैं जिनकी आंखों में कोई चमक नहीं होती। जरा तुम लोगों को देखो, तुम्हारी आंखों की वो चमक तो जैसे छलकने को तैयार है। तुम सब उस लिन से कहीं ज्यादा समझदार हो। मालिक, ओ मालिक, क्या मेरी आंखों में सच में चमक है? कितनी चमक है? अरे, बहुत तेज चमक है। मालिक तो सारा दिन कभी सीरियस नहीं होते, पर चलो, कम से कम अब मुझे तसल्ली तो मिल गई। मुखिया जी, आप आ गई। लिन जी, काम की जगह पर हम एक दूसरे को पद से ही बुलाएंगे। हाँ, अकेले में आप मुझे जिन्हें बुला सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे गांव में 100 से ज्यादा लोग रहते हैं। मुख्य काम को 3 हिस्सों में बांटा गया है। जिनशिव व्यापार का काम संभालेगी, जिंगवेन निर्माण कार्य संभाल रहा है और जन कल्याण का काम फिलहाल जिंगयुआन देख रहा है। इन 3 विभागों में से आपको किसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी है? जन कल्याण? ठीक है, तो फिर अभी होने वाली बैठक में मैं जन कल्याण का विभाग आपको सौंप दूंगा। वैसे भी जिंगयुआन अभी काफी छोटी है, तो आप उसे काम भी सिखा सकते हैं। हम समझ गया। हाँ, समय मिलने पर पास वाले कमरे से अपना पहचान पत्र बनवाना मत भूलना। आगे चलकर पहचान पत्र बहुत काम आने वाला है। चलो, अब बैठक का समय हो गया है। बैठक शुरू करते हैं। बैठक से पहले मैं एक नियुक्ति की घोषणा करना चाहता हूँ। लिन श्वेजिंग को उप मुखिया नियुक्त किया जाता है। सब लोग इनका स्वागत करें। अब से हम सब सहकर्मी हैं। उम्मीद है आप सब मुझ नए साथी का साथ देंगे। उप मुखिया लिन श्वेजिन अब से जिंगयुआन के साथ मिलकर गांव के जन कल्याण का काम संभालेंगे। श्रीमान लिन एक विद्वान है, उनका पद जिलाधिकारी के बराबर है। अब मेरा और श्रीमान लिन का पद समान है, तो क्या मैं भी जिलाधिकारी के बराबर हो गई? जिंगयुआन, चुप रहो। अगर तुमने बैठक में दोबारा ऐसी फालतू बात की तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा और घर जाकर अपनी गलती पर विचार करने को कहूँगा। माफ कर दीजिए मुखिया जी, मुझसे गलती हो गई। अब कभी ऐसी जरूरत नहीं करूँगी। ये बच्चियाँ इतनी कम उम्र में ही सारे काम संभाल रही हैं, इनका भविष्य बहुत उज्जवल है। शायद मुझे भी अपनी बेटी को अपना भविष्य खुद चुनने की आजादी देनी चाहिए। ठीक है, अब बैठक शुरू करते हैं। जिंगशियू, हमारी कमाई मुख्य रूप से शिनशन जुई शराब से आ रही है ना? गांव का कारखाना हर दिन लगभग 65 तोले चांदी कमा रहा है। एक दिन में 65 तोले चांदी, तो साल भर में 20,000 तोले से भी ज्यादा। पिछले साल पूरे देश का कर 40 लाख तोले से भी कम था और एक जिले का औसत बस 20 से 30,000 तोले ही होता है। ताओयुआन गांव में सिर्फ 1100 लोग हैं, फिर भी यहाँ की सालाना कमाई लाखों की आबादी वाले एक पूरे जिले के बराबर है। ये कैसे मुमकिन है? तुम शायद पहले कोई अधिकारी रह चुके हो। अरे श्रीमान झाओ, आप आ गए। सच कहूँ तो थोड़ा चिंतित था, इसलिए देखने चला आया। मुझे लगता है तुम कोई अधिकारी थे, शायद किसी इलाके के प्रशासक। जी हाँ, मैंने शुरुआत राजधानी के अधिकारी के रूप में की थी और बाद में मेरा तबादला बाहर हो गया था। मेरा सर्वोच्च पद जिलाधिकारी का था और यही मेरी चिंता का विषय है। ताओयुआन गांव बाकी जगहों से अलग है। अधिकारी के रूप में तुम्हारा पुराना अनुभव शायद यहाँ काम न आए। अगर सिर्फ ताओयुआन गांव को संभालने की बात करें तो तुम अभी जिंगयुआन से भी पीछे हो। अगर जिंगयुआन एक कोरे कागज जैसी है तो तुम एक बिगड़ी हुई तस्वीर की तरह हो। जी, कोरे कागज पर कुछ भी उकेरा जा सकता है, इसलिए अभी और देखो और सीखो। किसी भी परेशानी में कोई भी फैसला लेने से पहले जिंगयुआन और जिंगई से सलाह मशविरा जरूर कर लेना। खुद से आदेश जारी करने की जल्दबाजी मत करना। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो, लेकिन सिर्फ एक। ताओयुआन गांव में मुश्किल से 1000 से ज्यादा लोग हैं, तो फिर यहाँ की सालाना कमाई इतनी ज्यादा कैसे है? लाखों की आबादी वाले एक पूरे जिले से सिर्फ 20 से 30,000 तोले का ही कर मिलता है। तुम्हारी सोच भी बहुत सीमित है। ताओयुआन गांव की ज्यादातर कमाई शेनशन जुई से होती है। जहाँ तक बाहरी करों की बात है, एक जिले में नाम मात्र के लिए लाखों लोग होते हैं जो मूल रूप से किसानों के आंकड़े होते हैं।
अनुपात के हिसाब से देखें तो कर कम से कम 1 लाख तोले होना चाहिए, और अगर शहर के कर को भी जोड़ दें तो असलियत में एक जिला 10 लाख तोले तक का कर चुका सकता है। एक जिले से 10 लाख तोले का कर? नामुमकिन, ये बिल्कुल नामुमकिन है। क्या आपके पास कोई सबूत है? नामुमकिन? अरे ये तो मेरा कम से कम का अंदाजा है। शहर के टैक्स को अगर छोड़ भी दें तो सिर्फ इन 1 लाख किसानों से ही 1 लाख चांदी के सिक्के टैक्स में मिलने चाहिए। तुम यहाँ के अफसर हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि एक साल में कितना टैक्स इकट्ठा होता है? अरे मेरे भोले अफसर, अब उन बातों को सोचना छोड़ दो। याद रखना, कुछ काम करके दिखाना तभी मेरे पास आना। ताओयुआन गांव मुफ्तखोरों को नहीं पालता। मिस्टर लिन, आप यहाँ कैसे? मालिक ने तो कहा था कि आप कुछ दिन आराम करेंगे। अरे ऐसा कैसे चलेगा? हम एक दिन काम करते हैं तो एक ही दिन की पगार मिलती है। कुछ दिन आराम करूँगा तो पैसे कम नहीं मिलेंगे क्या? हाँ, बात तो सही है। मुझे पैसों की चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा खाना पीना और रहना सब मालिक की तरफ से है। साहब, आपको तो पैसे कमाकर अपना परिवार भी चलाना है ना? हाँ 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 जिन्युआन, सही कहा। मेरी एक बेटी है जिसका नाम लिन मेंगशुआन है, तुम्हें पता है ना? हाँ, मैंने उस दिन उन्हें देखा था। बहुत प्यारी दीदी है। उनका यहाँ कोई दोस्त नहीं है, वो बिल्कुल अकेली और उदास रहती है। क्या तुम उनके साथ खेल सकते हो? खेलना? अरे नहीं, मैं नहीं खेल सकता। मुझे काम पर जाना है। ताओयुआन गांव बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। आगे चलकर और भी होनहार लोगों की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना और हिसाब किताब तो आना ही चाहिए। लगता है अब यहाँ एक स्कूल खोलने और सबको पढ़ाने का वक्त आ गया है। अरे सब लोग जल्दी आओ, गांव के पोल्ट्री फार्म से मुर्गियों की पहली खेप आ गई है। कितनी मोटी मुर्गियां हैं, और 1 किलो सिर्फ 3.5 रुपए में। हाँ, 3.5 रुपए। क्या 3.5 रुपए किलो? मुझे 2 किलो दे दो। धक्का मुक्की मत करो, धक्का मत दो। अरे ये पूरी मुर्गी मुझे दे दो। माँ, अब मुझसे और नहीं उठाया जा रहा। अरे रे, अब और नहीं खरीदेंगे, बस। मेरे बेटे की तो जान ही निकल गई। चलो पहले घर वापस चलते हैं, हम दोपहर में फिर से आएंगे। मालिक, आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई। अरे ये कैसी बधाई दे रहे हो तुम लोग? तुम तो मुझे लूटने पर तुले हो। चलो ठीक है, एक एक करके आओ और अपना अपना शगुन का लिफाफा ले लो। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। सच कहूँ तो मैं भी तुम लोगों जैसा ही हूँ। इस दुनिया में मेरा भी कोई नहीं है। अब जब हम सब अकेले लोग एक साथ मिल गए हैं तो समझो हम सब एक परिवार बन गए हैं। मैं तुम सबको अपने छोटे भाई बहन और यहाँ तक कि अपने बच्चों की तरह मानता हूँ। मैं तुम लोगों पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता, बस यही चाहता हूँ कि तुम सब खुशी और सुकून से रहो। चलो एक एक करके आगे आओ। मैंने तुम सबके लिए नाम सोच लिए हैं। चुनलिन, तुम इधर आओ। आज से तुम्हारा नाम झाओ जिनेई होगा। मुझे पता है तुम्हारी लिखाई बहुत सुंदर है और तुम गाती भी बहुत अच्छा हो। तुम्हारे अंदर एक सच्चा कलाकार छिपा है। मालिक। चूजू, तुम बहुत प्यारी हो। आज से तुम्हारा नाम झाओ जिन्यान होगा। तुम सब में बड़े हो और सबसे ज्यादा सुलझे हुए हो। मैं तुम्हारा नाम मिंग चिंग रखता हूँ। नंबर 6, तुम्हारी जुबान तो बहुत मीठी है। आज से तुम्हारा नाम मिंग चाओ होगा। नंबर 7 और नंबर 8 तुम दोनों के नाम मिंग जिन और मिंग वेई होंगे। नंबर 13, आज से तुम मिंग जिन कहलाओगे। जिनजियो, अब से मेरे पास थोड़े कम ही लोगों को लाया करो। अगर ऐसे ही लोग बढ़ते गए तो मेरे पास रखने के लिए नाम ही कम पड़ जाएंगे। मालिक, मैंने तो सोचा था कि जो लोग अच्छा काम करेंगे सिर्फ उन्हें ही नाम दिए जाएंगे। किसे पता था कि आपका दिल इतना मोम है कि आपने सबको नाम दे दिए। अब मैं उनसे मेहनत कैसे करवाऊंगी? तो क्या अब ये मेरी ही गलती है? हाँ मालिक, बिल्कुल आपकी ही गलती है। अरे तुम तो एकदम ही बेतुकी की बात कर रही हो। तुम ही तो हमेशा कहते हो ना कि लड़कियों को थोड़ा सा जिद्दी होना चाहिए। ठीक है, फिर से मेरी ही गलती है। हे सरकार, मैं अब से किसी को भी ऐसे ही घर नहीं लाऊंगा, वरना छोटे भाई बहनों की लाइन लग जाएगी। मैं भी तो कितनों को संभालूंगा। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। चलो चले, खाने का समय होने वाला है। हम सब मिलकर डम्पलिंग्स बनाते हैं।
नए साल के 5वें दिन जिनशियू के कपड़ों के कारखाने ने आधिकारिक तौर पर काम शुरू कर दिया। शुरुआत में 100 महिला कर्मचारियों को काम पर रखा गया। असेंबली लाइन के साथ साथ खास तरह के आसान औजारों ने काम की रफ्तार को काफी बढ़ा दिया। और हाँ, काम करने वालों को ज्यादा थकावट ना हो, इसके लिए काम के घंटों को भी सख्ती से तय कर दिया गया। माँ, जल्दी इधर आओ ना। देखो, मैं इस ड्रेस में कितनी प्यारी लग रही हूँ। अरे वाह बेटिया, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। मेरा भी इसे पहनकर देखने का मन कर रहा है। बेटा, क्या इसमें कोई छोटा साइज मिलेगा जो मेरी बेटी को आ जाए? हाँ हाँ, बिल्कुल मिलेगा। मैं अभी आपको ढूंढ कर देती हूँ। चाची जी, आप यहाँ आकर देखिए, ये कैसा लग रहा है? ये वाला सच में बहुत बढ़िया है। चाची जी तो पैदाइशी सुंदर हैं, आप पर तो कुछ भी जंचेगा, लेकिन ये वाला आप पर सबसे ज्यादा खिल रहा है। खुद ही देखिए, क्या आप और भी प्यारी नहीं लग रही? माँ, ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो फिर मैं इसे खरीद लेती हूँ। चाची जी, कोई जल्दी नहीं है। वैसे आप अभी भी अपने पैसे कपड़ों में क्यों छिपा कर रखती हैं? आप यहाँ आकर हमारा नया प्रोडक्ट बस देखिए ना, बाद में आप अपनी पसंद के कुछ चुन लेना। आप, आपकी बेटी, मिस्टर लिन और युनशुआन, आप सबके लिए एक एक। ये मेरी तरफ से आपको तोहफा। अरे, तुम्हें अपने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इस चाची के पास बहुत पैसा है। तुम्हें पैसे देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है, मेरा परिवार और लिन परिवार राजधानी में और हमारे पुश्तैनी गांव दोनों जगह हमारे कई बिजनेस हैं। हमारी कमाई तुम्हारी शिनशिनजुई शराब से किसी भी तरह कम नहीं है। माँ, यहाँ कितनी साफ सफाई है ना। और तो और, बग्गी भी बिल्कुल हिचकोले नहीं खा रही। और तो और, यहाँ चिंगनियू शहर की सड़कों जैसी वो खट्टी और सड़ी हुई बदबू भी बिल्कुल नहीं है। चलो जल्दी से अंदर चलकर देखते हैं। आप सभी महिलाओं और युवतियों का स्वागत है। मैं इस स्टोर की मैनेजर हूँ। आप लोग अभी जहाँ खड़े हैं वो एक जनरल स्टोर है। यहाँ आदमियों का आना भी मना नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को इससे कोई परेशानी है तो कृपया दाईं तरफ वाले लेडीज सेक्शन में चली जाइए। हाँ हाँ हाँ। जिनशियू जी, आपकी यहाँ की ड्रेसेस तो सच में बहुत ही शानदार हैं। यहाँ ऐसे ऐसे डिजाइन हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखे। आपको तो पता ही है, मेरे मालिक राजधानी के रहने वाले हैं। उन्होंने दुनिया भर की चीजें देखी हैं। हमारा ये छोटा सा शहर उन सब चीजों की बराबरी कर ही नहीं सकता। क्या सच में आपके मालिक राजधानी से हैं? आपको नहीं पता था? ओह, माफ कीजिएगा, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे मालिक हमेशा से झाओ बाबू से मिलना चाहते थे। क्या आप हमारी उनसे मुलाकात करवा सकती है? ये तो थोड़ा मुश्किल है। मेरे मालिक को ये सब फालतू के झमेले पसंद नहीं है, वरना वो राजधानी से इतनी दूर यहाँ इस छोटे से शहर में एकांत जीवन बिताने क्यों आते? कुछ दिन पहले की ही तो बात है, मिस्टर लिन भी उनसे मिलने आए थे, लेकिन उन्हें भी दरवाजे से ही वापस लौटा दिया गया। कौन से मिस्टर लिन? वान आन के 7वें साल के अव्वल दर्जे के स्कॉलर, वही जो एक समय में जिलाधिकारी के पद पर थे। मैडम, आप घबराइए मत। गिर गया तो गिर जाने दीजिए। कोई आकर इस कपड़े को यहाँ से हटाओ। जिनशियू जी, हम इसे खरीद लेते हैं ना? ये वाली ड्रेस हम खरीदेंगे। मैडम जी, हम ग्राहकों को गंदे कपड़े बिल्कुल नहीं बेचते। अगर आपको पसंद है तो आप कोई नया पीस चुन सकती हैं, लेकिन इसे रहने दीजिए। जिनशियू जी, क्या वो मिस्टर लिन अभी भी ताओयुआन गांव में ही है? हाँ, मिस्टर लिन फिलहाल यहीं रुके हुए हैं। वो गांव के कुछ काम काज संभालने में मदद कर रहे हैं। देखिए, मिस्टर लिन कोई आम इंसान नहीं है, इसलिए आप में से कोई भी उन्हें बिल्कुल परेशान मत कीजिएगा। अरे नहीं नहीं, हम उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। देवियों, आप आराम से अपनी पसंद के कपड़े चुन लीजिए। अगर सामान ज्यादा हो जाए और आप उठा न पाए तो बस अपना पता लिखवा दीजिएगा, हम सब आपके घर भिजवा देंगे। मुझे अभी कुछ और काम भी है, तो मैं चलती हूँ।
हाँ, एक और बात, ताओयुआन गांव की सारी दुकानें मैं ही संभालती हूँ। अगर आप में से कोई भी यहाँ अपना व्यापार शुरू करना चाहे तो दुकान के लिए मुझसे बात कर सकते हैं। अभी किराए पर लेने से पहले 3 महीने का किराया बिल्कुल माफ है। या फिर आप सामने वाले रेंटल सेंटर में भी जा सकती हैं। जरूर, बिल्कुल जरूर। आप अपना काम देखिए जिनशियू जी। फिर मिलेंगे जिनशियू जी। ये वाली ड्रेस मैंने पहले देखी थी, इसे मेरे लिए पैक कर दो। क्यों भाई, तुमने पहले देख ली तो तुम्हारी हो गई क्या? क्या तुमने इसके पैसे दे दिए हैं? देवियों, आप लोग परेशान मत होइए, कपड़ों की कोई कमी नहीं है। बगल वाली दुकान में भी बिल्कुल ऐसे ही डिजाइन के और कपड़े रखे हैं। अगर ये बिक भी गए तो हम जल्द से जल्द ऐसे और पीस तैयार करवा देंगे। बनते ही सबसे पहले आपके घर भिजवा दिए जाएंगे। सुनो, ये वाली मुझे दे दो। अरे मैडम जी, आप छीना झपटी मत कीजिए। ये वाला तो बस एक सैंपल है, बिकाऊ नहीं है। हाँ हाँ हाँ। मैडम, आज आपकी खरीदारी 20 TL से ज्यादा की हो गई है। ये लीजिए हमारी जिनशियू क्लोथिंग की मेंबरशिप कार्ड। अब से आपको हर खरीदारी पर 5% की छूट मिलेगी और नए कपड़े भी आप सबसे पहले खरीद पाएंगी। इसके साथ ही आप उन खास कपड़ों को भी खरीद सकेंगी जो आम ग्राहकों के लिए नहीं होते। क्या बात है, मेंबरशिप के इतने फायदे? जी हाँ, जब भी कोई नया कलेक्शन आएगा हम आपको आमंत्रण पत्र भेजेंगे ताकि आप हमारे नए कलेक्शन के लॉन्च में शामिल हो सके। क्या आप अपने घर का पता लिखवा सकती हैं? मैनेजर साहिबा, मुझे अभी कुछ और ड्रेसेस भी लेनी है। मुझे भी अपना पता लिखवाना है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि रेडीमेड कपड़ों ने इतनी जल्दी मार्केट में अपनी जगह बना ली। आज सिर्फ किंगन्यू कस्बे की इन 10-12 औरतों ने ही 200 TL से ज्यादा की खरीदारी कर ली है। इन्होंने तो एक ही झटके में अपने पतियों की साल भर की कमाई का 10वां हिस्सा उड़ा दिया। ये तो बहुत ही ज्यादा खर्चीलापन है। बहनों, जरा हाथ रोक कर खर्च करो। वैसे किंगन्यू कस्बे में सिर्फ यही 10-12 अमीर घराने तो है नहीं, और आसपास सिर्फ एक किंगन्यू कस्बा ही थोड़ी ना है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये कपड़ों की दुकान गांव की सबसे ज्यादा कमाई वाली जगह बन जाएगी। बिल्कुल सही कहा बड़ी दीदी। मैं सोच रही हूँ कि हमारी तीनों दुकानों से साधारण कपड़ों को हटा दूं और उन्हें बेचने के लिए एक अलग से दुकान खोल लूं। अरे ऐसा क्यों? क्योंकि साधारण कपड़ों में उतना मुनाफा नहीं होता, ज्यादा छूट देने पर कोई कमाई नहीं होती और इससे हमारे जिनशियू ब्रांड की साख भी गिर सकती है। इसलिए मैं जिनशियू ब्रांड के तहत सिर्फ महंगे और शानदार कपड़े ही बेचना चाहती हूँ ताकि हम सीधे अमीरों की जेब से पैसा निकाल सके। बहुत बढ़िया, मेरा पूरा समर्थन है तुम्हारे साथ। पूरी मेहनत से काम करो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे जिनशियू कपड़े भी बिल्कुल शेनशियांजी शराब की तरह ही मशहूर हो जाएंगे और हमारे मालिक के लिए ढेर सारा पैसा कमाएंगे ताकि वो ताओयुआन गांव को और भी शानदार बना सके। बड़ी दीदी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं उन 2 बुड्ढों से मिलने वाला फायदा कभी नहीं लेता। सब मेरी ही गलती है कि मैंने घर जाकर इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकी। इन ऊंचे दर्जे के लोगों की ईर्ष्या भरी नजरों ने मेरे दिमाग को भटका दिया और मैं खुद ब खुद इस जाल में फंसता चला गया। ये मालिक झाओ कितने रहस्यमयी इंसान है। यहाँ तक कि 5वें दर्जे के पूर्व अधिकारी मिस्टर लिन भी अपना सब कुछ छोड़कर यहीं बस गए हैं। हे भगवान, मुखिया वो आप आ गए। मैं जाकर खबर देता हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हम तकलीफ के लिए माफी नौजवान। हाँ, मुझ सेवक वो यू छाए का मजिस्ट्रेट साहब को प्रणाम। उठ जाइए, मैं अब मजिस्ट्रेट नहीं रहा। अब मेरे पास बस एक विद्वान का ही दर्जा है। आगे से मुझे देखकर घुटने टेकने की कोई जरूरत नहीं है। जी, विद्वान जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुखिया वो यहाँ किसी सरकारी काम से आना हुआ है क्या? चूंकि ये सरकारी काम है तो हम उप प्रधानों को मिलकर इस पर बात करनी होगी। आप बताइए क्या बात है? ऊपर से एक आदेश आया है। आसपास के गांवों के 17 से 50 साल के सभी आदमी जिनके पास कोई उपाधि नहीं है या जो किसी खास स्थिति में नहीं है, उन सभी को 2 महीने के लिए मजदूरी पर जाना होगा। ओह, मुझे लगा पता नहीं क्या बात है। क्या दरबार का कोई ऐसा नियम है कि पैसे देकर इस मजदूरी से बचा जा सके? एक आदमी के कितने पैसे लगेंगे? नियम के हिसाब से एक चांदी का सिक्का लगेगा।
मैं जानता हूँ कि कुछ खास मामलों में मजदूरी माफ हो सकती है, लेकिन पैसे देकर छूट पाने का नियम कब से बन गया? उप प्रधान लिन, ये तो आम जनता के बीच सदियों से चला आ रहा रिवाज है। इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये तो तेशुदा बात है। समय के साथ यही नियम बन गया है। हे नियम। ऐसे और कितने नियम हैं जो जनता जानती है पर अधिकारियों को नहीं पता। हे मुखिया वो, जब पैसे देकर इस मजदूरी से बचा जा सकता है तो हम पैसे ही दे देते हैं। उप प्रधान लिन, जरा अपने गांव के उन सभी आदमियों की गिनती करना जो 17 से 55 साल के हैं और जिनके पास कोई उपाधि नहीं है या जो अपाहिज नहीं है। साल की शुरुआत में ही हर उम्र के लोगों की गिनती हुई थी। मैं जरा चेक करता हूँ। हाँ, मिल गया। इस उम्र के 246 आदमी हैं। इसमें से मुझे और मिस्टर झाओ को हटा दे तो बचते हैं 244 लोग। हम जिनजियो, तुम 244 चांदी के सिक्के गिनकर मुखिया वो को दे दो ताकि वो इन्हें अपने साथ ले जा सके। मालिक के बनाए हुए कागज के नोट ही अच्छे हैं, ये धातु के टुकड़े तो बहुत भारी है। मुखिया वो, आप इन्हें गिन लीजिए, देख लीजिए कि पूरे हैं या नहीं। अरे नहीं, गिनने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि प्रधान झाओ मुझ बूढ़े को धोखा नहीं देंगे। दरबार का काम कर रहे हैं तो सावधानी तो बरतनी ही चाहिए। आप इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? आपसे गिनने को कहा है तो गिनिए। जी, मैं अभी गिनता हूँ। वैसे भी बहुत सी चीजों के लिए मुखिया वो जिम्मेदार नहीं है, उन पर इतना सख्त होने की जरूरत नहीं है। ये मेरी गलती है। बिल्कुल सही, मैंने सब गिन लिया है प्रधान झाओ और सभी उप प्रधानों। अब मेरा काम हो गया है तो मैं अब चलता हूँ। ठीक है मुखिया वो, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं, आप रहने दीजिए। उप प्रधान लिंग, आप एक सूचना चिपका दीजिए कि इस साल की मजदूरी से बचने के लिए गांव ने सबकी तरफ से पैसे भर दिए हैं। ताओयुआन गांव के हर निवासी के लिए अब से हर साल की मजदूरी का पैसा गांव की तरफ से ही भरा जाएगा। किसी को भी अपनी जेब से एक फूटी कौड़ी देने की जरूरत नहीं है। प्रधान लिन, इस पर क्या लिखा है? क्या कोई और खुशखबरी है? आइए मैं आप सबको पढ़कर सुनाता हूँ। आप लोग सुनकर बाकियों को भी बता देना। मालिक सच में बहुत नेक इंसान है, उन्होंने हमारी मजदूरी माफ करवा दी। वो मजदूरी सच में बहुत ही थका देने वाली होती थी। मजदूरी तो मिलेगी ही नहीं, उल्टा अपना खाना भी खुद लाना पड़ेगा। मुखिया लिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप, मुखिया जनई और मालिक, आप सभी बड़े नेक इंसान हैं। मैं घर जाकर आप सबकी लंबी उम्र की दुआ मांगूंगा। भाइयों, जल्दी जाओ और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को ये खुशखबरी सुनाओ। वहाँ कुछ लोग आ गए हैं, जल्दी जाओ। तुम लोग इधर आओ। हाँ, तुम लोग ही। गांव के लिए एक जरूरी सूचना है, इधर आओ, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। अरे मुखिया लिन, आज का काम खत्म हो गया? हाँ, अब घर जा रहा हूँ। जी, आप आ गए? हाँ, मैं आ गया हूँ। हम बस आपका ही इंतजार कर रहे थे, जल्दी से आकर खाना खा लीजिए। आज बात क्या है, आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं? आहा, कुछ नहीं, बस खाना खाए। अब से हमारे घर में इतने सारे नियम कानून नहीं होंगे, बच्चे भूख से बेहाल हो जाते हैं। आगे से जब भी खाना बन जाए आप लोग पहले खा लिया कीजिए, मेरा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या पता किसी दिन मुझे सरकारी काम में देर हो जाए। हाँ, अगर घर में कोई मेहमान आया हो तब तो नियमों का पालन करना ही होगा। ठीक है, घर में आप ही सबसे बड़े हैं तो आपकी ही चलेगी। लेकिन सच कहूँ तो मुझे लगता है कि हाल ही में आप में काफी बदलाव आया है। तो तुम्हें क्या लगता है, मेरा ये बदलाव अच्छा है या बुरा? अच्छे या बुरे का तो पता नहीं, लेकिन मुझे ये बदलाव काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, फिर तो ठीक है, चलो अब खाना खाओ। लोमिंग शुवान, ये चिकन लेग पीस तुम्हारे लिए। यून ये, और ये तुम्हारे लिए। हाँ। ए बी। पिताजी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ बेटा, बताओ क्या बात है? पिताजी, क्या इस साल मुझे प्रांतीय परीक्षा देने के लिए वापस जाना होगा? बिल्कुल जाना होगा। शुवान, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? इस साल परीक्षा पास करने की उम्मीद बहुत कम है, तो क्या इस बार रहने दे? ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले की कदर करता हूँ। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढता हूँ। मालिक झाओ कहते हैं कि हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है दुनिया घूमकर तजुर्बा हासिल करना। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा पिताजी।
ताओ युआन गांव का प्राथमिक विद्यालय अब बनकर तैयार हो गया है। बस कुछ ही दिनों में स्कूल शुरू होने वाला है और मैं वहाँ का प्रधानाचार्य हूँ। स्कूल को लगभग 9 शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम भी स्कूल में पढ़ाने का जिम्मा संभालो, लेकिन ये तुम्हारी मर्जी पर भी निर्भर करता है। पिताजी का आदेश हो और बेटा ना माने, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत बढ़िया, तो फिर मैं तुम्हारी अलग से तैयारी करवाता हूँ। इधर आओ, जरा इस किताब को देखो। मुखिया लिन, आज आपने फिर से कोई सूचना लगा दी। अब कौन सी खुशखबरी है? हाँ, आज भी एक खुशखबरी है, और वो भी बहुत बड़ी खुशखबरी। आओ, जाओ और भी लोगों को यहाँ बुला लाओ, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। ये एक ऐसी खुशखबरी है जिसके बारे में तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हाँ, तो 3 दिन बाद ताओ युआन गांव का प्राथमिक विद्यालय खुलने जा रहा है। गांव के सभी स्थायी निवासी वहां मुफ्त में दाखिला ले सकते हैं। जो लोग परीक्षा पास करेंगे उन्हें हर दिन 2 सिक्कों की छात्रवृत्ति मिलेगी, बिल्कुल मजदूरी की तरह। ये पैसे हर 10 दिन में मिला करेंगे, और जब तक तुम लोग ताओ युआन गांव में रहोगे तब तक तुम्हें ये पैसे लगातार मिलते रहेंगे। मुखिया लिन, क्या आपके कहने का मतलब ये है कि मेरा बच्चा आपसे पढ़ाई कर सकता है, और वो भी बिना किसी पैसे के? मुफ्त में पढ़ाई, हुर्रे! शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। स्कूल अब नहीं खुलेगा। अगर आप लोग मेरी बात पूरी नहीं सुनेंगे तो ये स्कूल चलाने का कोई मतलब नहीं है। सरपंच लिन, आप जल्दी बताइए ना, हम सुन रहे हैं। हाँ जी, आप बेझिझक कहिए। पढ़ लिख कर भविष्य में अफसर बनना। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे कहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आप लोग अपने बच्चों को यहाँ लाए हैं, लेकिन भविष्य में वो कोई अफसर नहीं बन पाएंगे। है कोई बात नहीं सरपंच लिन, अफसर नहीं बन पाए तो भी चलेगा। ध्यान से सुनिए, हमारा स्कूल बाकी जगहों से अलग है। यहाँ बच्चे पढ़ना लिखना और हिसाब किताब सीखेंगे। पढ़ाई पूरी होने के बाद हम उन्हें एक सर्टिफिकेट देंगे, जिससे उन्हें हर दिन 2 सिक्कों की मदद मिलेगी। जब तक वे जिंदा रहेंगे उन्हें यह मिलता रहेगा, भले ही बुढ़ापे में वे काम न कर सके। दिन के 2 सिक्कों से आधा किलो अनाज आ ही जाएगा, जिससे उनकी जिंदगी कट जाएगी। दूसरी बात, हिसाब और लिखना सीखने के बाद वे बहुत सारे काम कर सकेंगे, जो आप लोगों के काम से कहीं ज्यादा आसान होंगे। उनकी कमाई भी ज्यादा हो सकती है। आपके बच्चों को आपकी तरह इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उनकी जिंदगी बहुत खुशहाल होगी। बस इतना ही काफी है। मालिक तो हमारे लिए साक्षात भगवान है। सरपंच लिन, सुना है पढ़े लिखे लोगों को भी पैसे मिलते हैं, तो क्या हमारे बच्चों की पढ़ाई पूरी होने पर वे भी आधे विद्वान माने जाएंगे? आप ऐसा कह सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और बात साफ कर दूं, कोई भी इंसान जो ताओ युआन गांव का रहने वाला है वो दाखिला ले सकता है, चाहे वो 70-80 साल का बुजुर्ग हो या कोई नई माँ, कोई भी आ सकता है। सच में सरपंच लिन, आप मजाक तो नहीं कर रहे? तो क्या मैं भी पढ़ सकता हूँ? एक ही दिन में सिर्फ बच्चों ने ही नहीं, बहुत सारे बड़ों ने भी अपना नाम लिखवा दिया। ये गिनती हमारी सोच से कहीं ज्यादा थी। स्कूल में इतनी जगह ही नहीं थी, लोग बहुत ज्यादा आ गए थे। तो फिर पहले 3 लेवल 1 की क्लास और 3 लेवल 2 की क्लास शुरू करते हैं। एक क्लास में 50 लोग। सबसे पहले उन 300 लोगों को क्लास में भेजे जिन्होंने पहले नाम लिखवाया था। मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम लिन श्वेजिन है। आप सब शायद मुझे जानते ही होंगे, लेकिन आज मेरी एक और पहचान है। मैं ताओ युआन गांव के स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और साथ ही